हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। जैसा कि दोस्तों पता है कि हम लोग कंप्यूटर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। यदि आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। यहाँ से एक या दो प्रश्न, एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो 100% आने वाला है। ये एग्जामिनर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डिजिटल वित्तीय उपकरण से इसकी जानकारी भी हमें होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से तो एग्ज़ाम में आने ही आना है। और फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, वाक़ई में मज़ा आ गया इतनी डीप में पढ़ने पर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये कंप्यूटर का सिलेबस है, इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं, सिलेबस वाइज़ पढ़ेंगे, आसानी से कवर कर लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, इसमें हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास और नवाचार। इसके अंतर्गत आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पढ़ने को रह गया है। बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, ये हमने आपको पता पढ़ा दिया है। डीप लर्निंग कवर कर लिया है, मशीन लर्निंग भी पढ़ लिया है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। 1, 2, 3, 4 ये 4 टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत करा लिया है, सही से पढ़ लिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने को बाकी है। इसके अलावा हम लोगों ने भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन ये भी पूरा पढ़ लिया है, बड़े डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। इंपॉर्टेंट साबित होगा ये, यहाँ से एक प्रश्न तो 100% आएगा ही आएगा। एक से अधिक दो भी आ सकते हैं। एक ही चैप्टर से, एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। क्लियर है? इसके बाद बाकी सब टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल वित्तीय उपकरण और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। पढ़ने से पहले इस टॉपिक का मतलब समझेंगे कि क्या है। आप जानते हैं कि वित्तीय का मतलब क्या होता है, पैसों से यानी कि लेन देन से होता है। उपकरण का मतलब टूल्स या कोई एप्लीकेशन, इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि हम पैसों का लेन देन करना सीखेंगे। किसके माध्यम से? डिजिटल माध्यम से, हमें बैंक ना जाना पड़े। डिजिटली रूप से पैसों का लेन देन, ठीक है, या कोई चीज़ ले रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, उसके लिए हम लोग सीखेंगे किन-किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या-क्या एप्लीकेशन बनाए हैं सरकार ने या कंपनियों के द्वारा ऑनलाइन या डिजिटल रूप से पैसों का लेन-देन कर सकें। यही सारी चीज़ें देखेंगे और जो टूल्स हैं उनका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है, किस प्रोसेस से होता है, ये सारी चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद करना दोस्तों, आज की क्लास पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगे हाँ, पूरे यूट्यूब में इतने यूपी ट्रिपल एससी के लिए इतने डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ने के बाद खुद कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन का। क्लियर है? तो हम बात करते हैं परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन देखें। तो डिजिटल वित्तीय उपकरण वे साधन हैं। क्या है? ये एक ऐसे साधन है या वो मीन्स हैं, जिन ऐसे तरीके हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति बिना नकद यानी कि कैशलेस अपने सभी वित्तीय कार्य इंटरनेट व नेटवर्क के माध्यम से कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन भी याद रखेंगे, हर चीज समझ में आएगी तो क्वेश्चन आप एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो डिजिटल वित्तीय उपकरण क्या है? डिजिटल वित्तीय उपकरण वे साधन है जिनकी सहायता से कोई भी व्यक्ति या हम सब कैशलेस बिना नकद के अपने सभी वित्तीय कार्य मतलब जिसमें हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, वो सभी कार्य इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से आसानी से घर बैठे या जहां भी यूं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है। वो सब आगे देखेंगे, बैंक नहीं जाना पड़ता है, हमारे पैसे की चोरी होने से भी बचता है, समय भी बर्बाद नहीं होता। ऐसे कई सारे यूज हैं इसके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उपयोग होने वाले उपकरण, वो कौन कौन से उपकरण हैं। अब ऑनलाइन हम ट्रांज़ैक्शन करेंगे, क्या अपने मन से ऑनलाइन कर देंगे या हवा में कर देंगे? उसके लिए कुछ उपकरण तो होंगे, कुछ टूल्स तो होंगे। वो टूल्स क्या-क्या हो सकते हैं? हम लोग अपने फ़ोन से ट्रांज़ैक्शन करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, याद रखेंगे। तो प्रश्न बहुत अगर ईज़ी प्रश्न पूछेगा, तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से डिजिटल वित्तीय उपकरण हैं? तो 1, 2, 3 करके उपरोक्त सभी, इनमें से नाम देगा या नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है?
तो स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, एटीएम मशीन, इनके थ्रू ही तो हम ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। या तो कोई स्मार्टफ़ोन हो सकता है, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर एंड एटीएम मशीन। ये आप जानते हैं, ये हम लोग यूज़ भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये बात समझ में है। अब इस डिजिटल वित्तीय उपकरणों से कौन-कौन सी सेवाएँ की जाती हैं या दी जाती हैं? तो देखते हैं, हम इन उपकरणों के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं, फंड का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर है? फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली, पानी, मोबाइल बिल भुगतान आदि कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं घर बैठे-बैठे। टिकट बुकिंग कर सकते हैं। बैंक बैलेंस या स्टेटमेंट देखना हो, वो बैठे-बैठे हम लोग घर पर देख सकते हैं या कहीं पर भी हो देख सकते हैं। इन सब से आप परिचित हैं, इनके और भी कई सारे इस यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये पॉइंट देखेंगे, एटीएम के आविष्कार ने बैंक जाने की आवश्यकता को कम कर दिया है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब से एटीएम चालू होने लगे हैं या फिर ये जो और जो डिजिटल एप्लीकेशन चलने लगे हैं जिसके थ्रू हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जो यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे ये सारे चलने लगे हैं, तो हम बैंक जाना तो दूर ही हो गया है। अब तो एटीएम भी नहीं जाते हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ कर देते हैं ना, तो ये चीज़ याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जो डिजिटल वित्तीय सेवा के प्रमुख घटक देखते हैं। तो ये डिजिटल वित्तीय सेवा के कुल कितने घटक हैं? प्रमुख 3 घटक हैं। नंबर 1 आप देखेंगे, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म आपका वित्तीय डिजिटल सेवा का एक घटक है। क्या नाम है? डिजिटल ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म। इसमें क्या होता है ये देखते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ ग्राहक बिना नकद अपने सभी लेन-देन करता है। तो किस प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म में ग्राहक अपने लेन-देन बिना नकद करता है, तो आप कहेंगे डिजिटल ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म में करता है। क्लियर है? उदाहरण की अगर हम बात करें, अब ये इम्पोर्टेंट है, उदाहरण पूछा जाता है। तो यूपीआई जैसे कि आपका फ़ोनपे, गूगल पे, ये आपके डिजिटल ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म के उदाहरण है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट बैंकिंग इसका एक उदाहरण है। मोबाइल बैंकिंग ऐप इसके उदाहरण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है? दूसरा अगर हम घटक देखें, तो रिटेल एजेंट। ये रिटेल एजेंट क्या होता है ये देखते हैं। वे व्यक्ति या संस्थान जो डिजिटल लेन-देन को संभव बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति या संभव जो डिजिटल लेन-देन को संभव बनाते हैं, यानी कि डिजिटल लेन-देन करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, वो आपके रिटेल एजेंट कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कि आपका सीएससी, ठीक है? बैंक मित्र और ग्राहक सेवा केंद्र, ये सब आपके क्या हैं? रिटेल एजेंट हैं, ये आपके डिजिटल लेन-देन को संभव बनाते हैं। ठीक है? जैसे कि कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं है, पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, तो वो क्या जाते हैं, सीएससी सेंटर जाते हैं, बैंक मित्र के पास जाते हैं, उनके थ्रू अपना ट्रांज़ैक्शन कराते हैं, कहीं रुपए भिजवाना हो तो भिजवा देते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में है? तो डिजिटल वित्तीय सेवा के प्रमुख 3 घटक हैं। पहला है आपका डिजिटल ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म, दूसरा है आपका रिटेल एजेंट। एटलीस्ट हमारा उद्देश्य ये होता है आपको याद कराना, पढ़ के निकलना नहीं, इसलिए बार-बार बोलते हैं, सुनेंगे तो आपके माइंड में क्लिक होगा और क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएँगे कि हाँ, मेरा नाम विश्वजीत सिंह है और आप कहेंगे अरे हाँ, विश्वजीत सर ने तो ये बताया था कि डिजिटल वित्तीय सेवा के 3 घटक होते हैं, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल एजेंट, ठीक है? तीसरा घटक देखते हैं, तीसरा घटक है आपका डिवाइस। डिवाइसेज़ नहीं होंगी तो कैसे ट्रांज़ैक्शन करेंगे? तो वे उपकरण जिनके माध्यम से भुगतान किया जाता है, वो आपकी डिवाइसेज़ होती हैं, ये आपके डिजिटल वित्तीय सेवा का एक घटक है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, पीओएस आपका पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे। एटीएम ये सारे डिवाइसेस हैं, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? हमारा उद्देश्य फिर कह रहे हैं आपको सिखाना है, पढ़कर निकलना नहीं, ठीक है? हम लोगों ने देखा डिजिटल वित्तीय उपकरण देखे, जिसमें से आपका स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, एटीएम मशीन देखी। इनसे क्या-क्या सेवाएँ मिलती थी वो देखी। डिजिटल वित्तीय उपकरण वे साधन होते हैं जिनके सहायता से कोई भी व्यक्ति बिना नकद अपने सभी वित्तीय कार्य इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से करता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखे डिजिटल वित्तीय सेवा के 3 प्रमुख घटक देखे, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म, रिटेल एजेंट और आपका डिवाइसेस। क्लियर है? अब हम देखते हैं डिजिटल वित्तीय टूल्स कौन-कौन से हैं, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल वित्तीय टूल्स की, इम्पोर्टेंट है। ये आपको कभी भी और कहीं भी ऑनलाइन लेन-देन करने में मदद करते हैं। ये जो टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आपको कभी भी कहीं भी ऑनलाइन लेन-देन करने में मदद करते हैं और यदि आपने इस प्रकार की सुविधा का लाभ उठाया है, तो किसी भी बैंक में जाने, फॉर्म भरने, कतार में खड़े होने और
परिणामों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सरल इन चीज़ों से आप परिचित हैं, ठीक है? तो ये वो टूल्स हैं, आपको घर बैठे-बैठे कभी भी बहुत आसानी से आप अपना लेन-देन कर सकते हैं। इसमें आपको बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ लाइन भी नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? तो आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। वो टूल कौन-कौन से याद रखेंगे, ठीक है? तो प्रमुख वित्तीय टूल्स इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से डिजिटल वित्तीय टूल्स हैं, ठीक है? इसमें आपका ई-वॉलेट याद रखेंगे, आपका क्या है? डिजिटल वित्तीय टूल्स है। ओटीपी भी आपका एक डिजिटल वित्तीय टूल्स है। क्यूआर कोड आपका क्या है? आपका डिजिटल वित्तीय टूल्स है। यूपीआई आपका डिजिटल वित्तीय टूल्स है। एईपीएस आपका डिजिटल वित्तीय टूल्स है। यूएसएसडी आपका डिजिटल वित्तीय टूल्स है और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपका डिजिटल वित्तीय टूल्स है। आज हम लोग इन्हीं सबको विस्तार में देखेंगे कि किसकी क्या विशेषताएं और ये होता क्या है, ठीक है? इनको डिटेल में पढ़ेंगे, यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं ओटीपी क्या होता है। ओटीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ओटीपी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, वन टाइम पासवर्ड। अब ये ओटीपी होता क्या है, इसको डिटेल में खंगालेंगे, ठीक है? और आज के बाद आप ओटीपी की पूरी मर्म समझेंगे कि ओटीपी क्या है। ओटीपी की अगर हम बात करें, तो ओटीपी एक स्वचालित रूप से उत्पन्न संख्यात्मक या अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड होता है। तो ओटीपी क्या है? एक ऐसा पार्ट है जो तो या तो पूरा संख्या के रूप में होगा या फिर अल्फा न्यूमेरिक हो गए, यानी कि अल्फ़ाबेट भी होंगे और उसमें कुछ नंबर भी होंगे। तो समझ में आया, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट तो यही बनेगा कि ओटीपी किस प्रकार का होता है। ओटीपी आपका संख्यात्मक होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है या दोनों होते हैं। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, याद रखेंगे। जो एक बार उपयोग के लिए मान्य होता है, तो ओटीपी कितने बार के लिए मान्य होता है? एक बार के लिए होता है, नाम ही है वन टाइम पासवर्ड, यानी कि एक बार के लिए पासवर्ड। क्लियर है? इसे वन टाइम पिन भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? ओटीपी एक आपका स्वचालित रूप से उत्पन्न न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि संख्यात्मक या फिर अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होता है। कहने का मतलब क्या है? या तो ये पूरा 6 नंबर का अमूमन होता है, तो ये संख्या के रूप में भी हो सकता है और अल्फाबेट के रूप में भी हो सकता है और न्यूमेरिक, यानी कि ए बी 02 ऐसे, यानी कि अल्फाबेट भी हो सकते हैं और उसमें नंबर भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? ओटीपी सुरक्षित होता है, क्यों सुरक्षित होता है? ओटीपी क्यों सुरक्षित है, इस बात को अगर हम जानें, क्योंकि हर बार नया पासवर्ड आता है, इसलिए ये सुरक्षित होता है। स्थायी पासवर्ड से अधिक सुरक्षित है। ये जो परमानेंट पासवर्ड होता है, उससे अधिक सुरक्षित होता है। परमानेंट पासवर्ड आपका एक बार कोई देख लेगा, तो वो उसको बार-बार इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ओटीपी एक बार आपको देख भी लेगा, तो उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसकी एक लिमिट होती है, टाइम होता है, ठीक है? हैक होने की संभावना कम होती है, इसलिए ओटीपी सुरक्षित माना जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में? अब ओटीपी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओटीपी की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। ओटीपी कितने अंकों का होता है, ये पूछा जाए, तो ओटीपी 6 अंकों का होता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ओटीपी की वैधता कितनी होती है, ये भी पूछा जाए, तो आप बताएँगे एक ओटीपी अमूमन जो है, वो 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। ठीक है? ओटीपी आता कहाँ पर है? अब ये पता तो होगा कि ओटीपी कहाँ आता है। ओटीपी हम देखते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो या तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर आता है या ईमेल पर आता है, ठीक है? कभी-कभी दोनों जगह माँगा जाता है ओटीपी, आप ईमेल की ओटीपी डालिए, मोबाइल की भी माँगी जाती है। गलत ओटीपी की सीमा कितनी है? तो आप गलत ओटीपी 3 बार डाल सकते हैं, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट। गलत ओटीपी की सीमा कितनी बार? 3 बार। पुनः ओटीपी अनुरोध अधिकतम कितनी बार कर सकते हैं? मतलब कभी-कभी क्या होता है कि ओटीपी आया, हम लोग गलत डाले, गलत डाल दिया तो गलत हो गया। तो क्या होगा, कितनी बार आप रिसेंड करते हैं, हम लोग पुनः अनुरोध कर दें कि ओटीपी हमें मिले, तो अधिकतम 5 बार आप पुनः ओटीपी को अनुरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो सभी अकाउंट ओटीपी से सुरक्षित रहते हैं। ये बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, ठीक है? अब बात करते हैं ओटीपी किन अकाउंट्स को सुरक्षित करता है। ओटीपी किन अकाउंट को सुरक्षित करता है? तो ओटीपी आपके बैंक अकाउंट को सुरक्षित करता है, नेट बैंकिंग को सुरक्षित करता है, ओटीपी आपका यूपीआई को सुरक्षित करता है, गूगल अकाउंट को सुरक्षित रखता है और आपका ईमेल अकाउंट आदि इन अकाउंट को ओटीपी सुरक्षित रखता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्यूआर कोड की।
ठीक है? क्यूआर कोड से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्यूआर का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो क्यू से आपका क्विक, आर से रिस्पॉन्स कोड। तो क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड इसकी फुल फॉर्म है, ये आपके माइंड में याद होनी चाहिए। तभी तो क्यूआर अगर हम स्कैन करते तुरंत उसका जो भी उसमें एम्बेडेड होता है, वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? परिभाषा अगर हम देखें, तो क्यूआर का पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड है। यह एक द्वि आयामी यानी कि टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बारकोड है। तो ये भी याद रखेंगे कि क्यूआर किस प्रकार का बारकोड है। तो याद रखेंगे टू डायमेंशनल यानी कि दो दिशीय, दो आयामी मैट्रिक्स बारकोड है। याद रखें, डायरेक्ट ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है? जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या भुगतान से जुड़ी जानकारी संग्रहित रहती है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो ये या तो उस किसी वस्तु के बारे में इसमें पूरी जानकारी लिखी होगी, या किसी व्यक्ति के बारे में या उसके ट्रांजैक्शन या भुगतान के बारे में इस क्यूआर कोड में पूरी जानकारी लिखी होती है, याद रखेंगे। क्यूआर कोड की हम स्ट्रक्चर देखें, कैसे क्यूआर कोड बना होता है, तो याद रखेंगे ये स्पेशलिटी इनकी याद रखेंगे। सफेद पृष्ठभूमि के काले वर्गाकार बॉक्स में ये बना होता है। पीछे का बैकग्राउंड आपका सफेद होता है और ये आपका कैसा होता है, ये आप देख रहे हैं एक स्क्वायर टाइप का होता है, वर्गाकार होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोनों पर फ्यूडियल मार्कर यानी कि पहचान चिन्ह होते हैं। ये प्रश्न याद रखेंगे कि क्यूआर कोड के कोनों पर किस प्रकार के चिन्ह होते हैं, तो आप कहेंगे फ्यूडियल फ्यूड्यूशियल सॉरी, ये आपका फ्यूड्यूशियल लिखा हुआ है। फ्यूड्यूशियल आपके मार्कर होते हैं, याद रखेंगे, ये फ्यूडिशियल मार्कर होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है? तो किस प्रकार के मार्क होते हैं? फ्यूडिशियल होते हैं, याद रखेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, रीड सोलोमन एरर करेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो क्यूआर कोड में किस प्रकार की टेक्निक या तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो रीड सोलोमन एरर करेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा ये क्यूआर कोड खराब होने पर भी डेटा पढ़ा जा सकता है। तो क्या क्यूआर कोड खराब होने पर डेटा को पढ़ा जा सकता है? यस, पढ़ा जा सकता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? रीड सोलोमन एरर करेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? कोनों पर फ्यूडिशियल मार्कर्स होते हैं, याद रखेंगे। इसके बैकग्राउंड पर सफेद काले वर्गाकार बॉक्स होते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि क्यूआर कोड की हिस्ट्री देखते हैं कि आविष्कार क्यूआर कोड का कब हुआ, किसने किया और किस देश में हुआ, ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर हम क्यूआर कोड की बात करें तो 1994 में इसका आविष्कार हुआ, याद रखेंगे। क्यूआर कोड का आविष्कार कब हुआ? 1994 में हुआ, याद रखेंगे। किस देश में किया गया? जापान में किया गया। और किस कंपनी द्वारा? डेंसो वेब द्वारा किया गया। तो इसे याद रखेंगे, क्यूआर कोड की खोज जो है या आविष्कार डेंसो वेब नाम की कंपनी ने किया, जापान देश ने किया, 1994 में किया। आविष्कारक की बात करें तो मासाहिरो हारा द्वारा किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मासाहिरो हारा द्वारा क्यूआर कोड की आविष्कार किया गया, याद रखेंगे। इन्हें क्यूआर कोड का जनक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्यूआर कोड का जनक किसे कहा जाता है? मासाहिरो हारा को कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्यूआर कोड के इनकोडिंग मोड यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। क्यूआर कोड के इनकोडिंग मोड देखें, क्या-क्या इसमें इनकोड होते हैं। तो इसमें न्यूमेरिक इनकोड होता है। न्यूमेरिक केवल अंक को दर्शाता है, अंक के लिए उपयोग किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक आप जानते हैं, अक्षर भी होते हैं और अंक भी होते हैं, ये इसमें इनकोड होते हैं। बाइट या बाइनरी फॉर्म होता है, ये किसी भी प्रकार का डेटा इसमें इनकोड होता है। और कांजी आपकी क्या है? ये इनकोड होती है, एक एक जापानी भाषा है, याद रखेंगे। तो ये तो आपका रहा क्यूआर कोड की हिस्ट्री और थोड़ी कुछ विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि क्यूआर कोड की विशेषताएं देखें। क्यूआर कोड की क्या विशेषता है? तो याद रखेंगे, बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकता है। क्यूआर कोड भी क्या कर सकता है? बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकता है। कितनी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्यूआर को सर्च करो और उसमें जो भी डेटा आराम से आप देख सकते हैं। बार कोड से 10 गुना तेज स्कैन होता है, ठीक है? बार कोड से 10 गुना तेज स्कैन होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बिना इंटरनेट भी स्कैन संभव है, इस बात को याद रखेंगे। कम जगह में अधिक जानकारी, ठीक है? तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस तकनीक में कम जगह में अधिक जानकारी स्टोर होती है, तो आप बता देंगे क्यूआर कोड में होती है। ये बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं क्यूआर कोड का उपयोग देखें। तो सबसे पहले उपयोग कहाँ पर हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो क्यूआर कोड का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ था? एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हुआ था, फार्मास्यूटिकल
रिटेल इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में क्यूआर कोड का उपयोग देखें तो आप देखते हैं यूपीआई या डिजिटल पेमेंट में हम क्यूआर का इस्तेमाल करते हैं। टिकट बुकिंग करने के लिए भी क्यूआर का इस्तेमाल कर लेते हैं। वेबसाइट लॉगिन करना हो तो क्यूआर से कर लेते हैं। बैंक कार्ड डिटेल स्टोर देखना हो तो क्यूआर का। गूगल फॉर्म भरना है तो क्यूआर। मेन्यू कार्ड क्यूआर। डिजिटल पहचान आदि क्यूआर में इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग होता है क्यूआर का। क्लियर है। दैनिक जीवन उदाहरण की अगर हम बात करें तो माना कि रमेश सब्जी खरीदने दुकान गया। दुकानदार ने कहा क्यूआर कोड स्कैन करो। रमेश ने फोन पे से क्यूआर स्कैन किया और राशि डाली और यूपीआई पिन डालते ही भुगतान हो गया। ना नगद, ना छुट्टे पैसे, ना तुरंत भुगतान। तुरंत भुगतान, इन सब की टेंशन खत्म। तो ये आपका है क्यूआर के बारे में। इससे ज्यादा क्यूआर के बारे में पूछा नहीं जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं यूपीआई। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। यूपीआई की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म में याद रखेंगे। अगेन, यू से आपका यूनिफाइड, पी से आपका पेमेंट्स और इंटरफेस आपका आई से है। यूपीआई होता क्या ये देखते हैं। यूपीआई एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यूपीआई क्या है? यूपीआई आपका एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जिसके द्वारा एक बैंक खाते से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत पैसा भेजा या प्राप्त किया जाता है। यूपीआई से आप परिचित हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं है, समझने की कोई बड़ी बात नहीं। यूपीआई क्या है ये पॉइंट याद रखेंगे। यूपीआई आपका रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इसके द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक में तुरंत पैसा जाता है या प्राप्त किया जाता है। अब यूपीआई से हम पैसा भेजते हैं तो बैंक में ही तो जाता है, क्योंकि यूपीआई हमारे बैंक से ही अकाउंट लिंक होता है। ठीक है, तो ये बात रखेंगे। यूपीआई से संबंधित कुछ संस्थाएं देखते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यूपीआई को विकसित किसने किया? तो एनपीसीआई द्वारा यूपीआई को विकसित किया गया, याद रखेंगे। यूपीआई को विकसित किया है एनपीसीआई ने, याद रखेंगे। बट इसको विकसित तो एनपीसीआई ने किया है, लेकिन रेगुलेट कौन करता है, विनियमित कौन करता है, इसके लिए नियम कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? यूपीआई की शुरुआत कब हुई? तो 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई की शुरुआत हुई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किसने शुभारंभ किया था? तो डॉक्टर रघुराम जी राजन द्वारा शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे। और ऐप उपलब्ध कब हुआ? यूपीआई के लिए एप्लीकेशन 25 अगस्त 2016 को उपलब्ध हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये जो यूपीआई है कैसे काम करता है। ठीक, यूपीआई की अगर हम बात करें तो आपके लिए यूपीआई के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बने हुए हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। ठीक है, यूपीआई को काम चलाने के लिए आपको बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर भी ज़रूरत होनी चाहिए। यूपीआई पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके अमूमन 4 से 6 अंकों का होता है। ठीक है, किसी का 4 अंक का भी होता है और 6 अंक का भी यूपीआई पिन होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीआई पिन देखें तो यूपीआई पिन आपका गोपनीय होता है, यानी कि एक सीक्रेट कोड होता है। 4 से 6 अंकों का होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बिना पिन के भुगतान संभव नहीं होता, इस बात को भी याद रखेंगे। हालांकि आप इससे परिचित हैं, रोज करते होंगे यूपीआई। यूपीआई लेन-देन के प्रकार, ये इम्पोर्टेंट है। इससे हम लोग परिचित नहीं है। यूपीआई लेन-देन के 2 प्रकार होते हैं, 1 और 2। पुश ट्रांज़ैक्शन क्या होता है? इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि यूपीआई में पुश ट्रांज़ैक्शन क्या है? तो पुश ट्रांज़ैक्शन वो होता है जब आप पैसा भेजते हैं। पुश करने का मतलब धक्का मार रहे हैं। धक्का मारने का मतलब आप कहीं भेज रहे हैं, ठीक है? तो पुश ट्रांज़ैक्शन वो होता है जब आप पैसा भेजते हैं। और दूसरा होता है पुल। पुल माने खींचना। है ना? जब आप किसी शोरूम वगैरह में जाते हैं तो पुल और पुश डोर में लिखा होता है। तो पुल मतलब खींचना। जब कोई चीज़ अपने आप खींच रहे हैं, मतलब जब आप पैसा माँगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पुल ट्रांज़ैक्शन कहा जाता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट डेफिनिशन पूछी जा सकती है, ठीक है? तो यूपीआई लेन-देन के 2 प्रकार होते हैं, पुश ट्रांज़ैक्शन जिसमें आप पैसा भेजते हैं, पुल ट्रांज़ैक्शन जब आप पैसा माँगते हैं या कोई आपसे पैसा माँगता है, ठीक है? तो ये आपका होगा 2 प्रकार के यूपीआई लेन-देन। अब हम देखते हैं कि यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के मोड देखें, तो यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के 2 मोड होते हैं। एक आपका पी2पी मोड होता है और दूसरा आपका पी2एम मोड। पी2पी का मतलब है आप पर्सन टू पर्सन, यानी कि जब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो पी2पी आपका मोड हो गया। दूसरा होता है पी2एम, यानी कि जब कोई पर्सन किसी मर्चेंट को करता है ट्रांज़ैक्शन, तो वो आपका पी2एम ट्रांज़ैक्शन होता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब यूपीआई संबंधित कुछ नए नियम हैं 2024 में बनाए गए, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नया ट्रांज़ैक्शन लिमिट आपसे पूछी जाए
तो अब आप एक दिन में 5 लाख रुपए तक यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि यूपीआई में मैक्सिमम या अधिकतम कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन किया जा सकता है यूपीआई के थ्रू। तो आप कहेंगे अधिकतम 5 लाख रुपए। पहले कितना था? पहले 1 लाख रुपए था, इस बात को याद रखेंगे। अब इनएक्टिव यूपीआई आईडी नियम क्या हो गया? कौन सी आईडी, यूपीआई आईडी इनएक्टिव हो जाएगी, बंद हो जाएगी? 31 दिसंबर से जो नियम ये लागू हुआ है कि 1 साल से निष्क्रिय यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी। ऐसी यूपीआई आईडी जो 1 साल से काम ही नहीं करे, एकदम निष्क्रिय है, तो वो आईडी क्या होगी? बंद हो जाएगी। ठीक है? इससे आपका गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम वगैरह प्रभावित हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि यूपीआई और आरबीआई के नियम क्या हैं। लेटेस्ट अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, नंबर 1 आपको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीआई और आरबीआई के नए नेम क्या हैं? एएफए। एएफए क्या होता है? एएफए का मतलब है एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन में बदलाव किया गया है। तो एएफए की फुल फॉर्म याद रखेंगे, एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन याद रखेंगे, में बदलाव क्या हुआ है। आरबीआई का नया निर्देश क्या है? याद रखेंगे। अब क्या होगा कि 1 लाख रुपए तक के यूपीआई पेमेंट के लिए, कितने रुपए तक के? 1 लाख रुपए तक के यूपीआई पेमेंट के लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एएफए की आवश्यकता नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कितने तक का पेमेंट के लिए, यूपीआई पेमेंट के लिए, कितने रुपए तक के यूपीआई पेमेंट के लिए एएफए की आवश्यकता नहीं होगी, एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप कहेंगे 1 लाख रुपए तक के लिए नहीं होगी। पहले क्या था? पहले 15,000 रुपए से अधिक के भुगतान के लिए एएफए की ज़रूरत होती थी। समझ रहे हो? पहले अगर आप यूपीआई से 15,000 का भुगतान करेंगे, तो आपको एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब आप 1 लाख रुपए तक आपको नहीं करनी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका उद्देश्य ये था, ये 15,000 से 1 लाख रुपए क्यों की गई? इसका उद्देश्य ये था कि छोटे और मध्यम डिजिटल पेमेंट को तेज़ बनाना और यूज़र एक्सपीरियंस सुधारना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यूपीआई का ये पहला नियम देखा, यूपीआई के लिए आरबीआई के पहले नियम देखे, क्योंकि हमें पता है ना कि यूपीआई के लिए नियम कौन बनाता है? विनियमित कौन करता है? आरबीआई करता है, जबकि बनाया था एनपीसीआई ने। अब हम देखते हैं कि दूसरा नियम देखते हैं, यूपीआई लाइट से जुड़े नियम। ठीक है, यूपीआई लाइट से जुड़े नियम आरबीआई ने क्या बनाए, ये देखें। तो यूपीआई लाइट एक वॉलेट आधारित सुविधा है। यूपीआई लाइट क्या है? एक वॉलेट आधारित सुविधा है, जिसमें बार-बार पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो यूपीआई में क्या था? पिन डालना पड़ता था, लेकिन यूपीआई लाइट एक वॉलेट आधारित सुविधा है, इसमें बार-बार पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए नई सीमाएँ क्या हैं? यूपीआई लाइट वॉलेट से 2,000 तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यूपीआई लाइट से अधिकतम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हो आप? 2,000 रुपए तक कर सकते हैं। पिन की आवश्यकता इसमें नहीं होती। ऑफ़लाइन मोड की अगर हम बात करें, अब 500 रुपए तक ट्रांसफ़र होते हैं ऑफ़लाइन मोड में, पहले 200 रुपए थे। ठीक है, यहाँ पर थे होगा। एग्ज़ाम पॉइंट अगर देखें, तो यूपीआई लाइट लो वैल्यू फ़ास्ट पेमेंट सिस्टम है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट। लो वैल्यू फ़ास्ट पेमेंट सिस्टम है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट नियम की अगला नियम देखते हैं, यूपीआई के संबंध में आरबीआई के क्या नियम हैं। तो ऑनलाइन यूपीआई फ्रॉड रोकने के लिए नया नियम क्या रखा गया है? आरबीआई का नया सुरक्षा नियम ये कहता है कि नए यूपीआई यूजर यानी कि न्यूली क्रिएटेड अकाउंट पहला पेमेंट अधिकतम 2,000 रुपए तक ही कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पूछा जा सकता है कि आरबीआई के नए नियम के अनुसार जो यूपीआई यूजर है, नया यूपीआई यूजर पहला पेमेंट अधिकतम कितने रुपए तक का कर सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ठीक है ना? तो ये आपका 2,000 रुपए तक कर सकता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पहला यूज़र अगर आप नया अकाउंट खोलते हैं और आप पहला ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो 2,000 रुपए से ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, इस बात को याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि फर्जी अकाउंट कोई बना लिया, किसी ने अगर आपके नाम से फर्जी अकाउंट बना दिया और उस अगर वो लिमिटेड रुपए निकालने की कोशिश करेगा, 5 लाख तक तो उड़ा ले जाएगा आपका। तो ये नियम अच्छा है कि बस 2,000 रुपए ही आपका कर पाएगा, तब तक आप पहचान जाएँगे या जान जाएँगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा कटा है, ठीक है? म्यूल अकाउंट को रोकने के लिए और साइबर फ्रॉड रोकना इसका मुख्य उद्देश्य, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चौथा नियम क्या कहता है? यूपीआई में टैप एंड पे फीचर क्या है? एनएफसी की बात करें, एनएफसी का मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित, याद रखेंगे,
फ़ोन को टैप करके भुगतान करना इसका उद्देश्य है और बिना क्यूआर स्कैन यूपीआई में टैप एंड पे फीचर है, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। किन फ़ोन में काम करेगा? यानी कि ये जो टैप एंड पे फीचर है वो किन फ़ोनों में काम करेगा? ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ऐसे फ़ोन जिनमें एनएफसी सपोर्ट होगा, उन पर यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन ये टेक्नोलॉजी जिन मोबाइल में सपोर्ट होगी, उनमें आपका टैप एंड पे फीचर लागू होगा, अप्लाई होगा, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब हम अगला नियम देखते हैं 5वां क्या कह रहा है कि यूपीआई एटीएम की बात करें। यूपीआई एटीएम भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका कार्डलेस कैश विथड्रॉल होता है, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। अब आप यूपीआई ऐप से एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे, यूपीआई एटीएम कहते हैं उसे। विशेषता इसकी क्या है यूपीआई एटीएम की? डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस व्यवस्था में आपको पैसे विथड्रॉल करने हैं और आपको एटीएम से निकालना है तो आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप कहेंगे यूपीआई एटीएम से हम लोग विदाउट डेबिट कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम स्क्रीन पर क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। क्या करना होता है? एटीएम की स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखता है, उसे स्कैन कीजिए यूपीआई से और पैसे निकालिए। यूपीआई ऐप से कन्फर्मेशन की जाती है, याद रखेंगे। स्कैन वहाँ करेंगे, यूपीआई ऐप में आप कन्फर्म कर देंगे और आपके पैसे निकल आएँगे, एटीएम आपके पास नहीं है तो भी। बात समझ में? यूपीआई एटीएम क्या करते हैं, कैसे रुपए निकालते हैं? लॉन्च क्या? इस यूपीआई एटीएम को किसने लॉन्च किया? तो याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। हिटाची पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे यूपीआई एटीएम। इसे यूपीआई एटीएम कहा जाता है, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? हिटाची या हिताची बोल लें, पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया था, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रुपी क्या होता है जिसे हम ई रुपी बोलें। रुपी वाल बात बोलें या ई रुपी बोलें, इसको हम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रुपी यानी कि ई रुपी एक डिजिटल वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम है। ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। इससे ये बनने की कोशिश बन सकता है अगर ई रुपी के बारे में पूछेगा। तो पूछा जाएगा ई रुपी क्या है या किस पर आधारित होता है? तो डिजिटल वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम में, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। विशेषता की अगर हम बात करें तो बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती, याद रखेंगे। ई रुपी में बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती, इस बात को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। एसएमएस और ये क्यूआर पर आधारित होता है, यानी कि एसएमएस और क्यूआर से ही काम चल जाता है। उद्देश्य आधारित इसका भुगतान होता है, याद रखेंगे। ये कब लॉन्च हुआ? तो 2 अगस्त 2021 को ई रुपी को लॉन्च किया गया, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ई रुपी को कब लॉन्च किया गया? 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। विकसित किया गया, ये किस लिए विकसित किया गया? ठीक है? या किसके द्वारा विकसित किया गया, याद रखेंगे। वित्तीय सेवा विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इन लोगों ने मिलकर, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर आपका ई रुपी को विकसित किया है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम नोट याद रखेंगे। ई रुपी आपका क्रिप्टो करेंसी नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है? ई रुपी का संबंध क्रिप्टो करेंसी से नहीं होता है। इसके अलावा ये पॉइंट याद रखेंगे, ये प्रीपेड डिजिटल वाउचर है। ठीक है? तो ई रुपी क्या है? आपका प्रीपेड डिजिटल वाउचर है, यानी कि आपको पहले इसमें रुपये पहले ही आपको डालने पड़ेंगे, तब जाके आप लेन-देन कर सकते हैं। समझ में आया? तो आपका क्या होता है? ई रुपी आपका प्रीपेड डिजिटल वाउचर है। बात समझ में आई? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आयोग में पूछा जा चुका है कि एईपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है? यहाँ की फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है इस चैप्टर से। तो याद रखेंगे, इसकी विशेषताएँ तो हम लोग पढ़ते चल ही रहे हैं। एईपीएस का मतलब है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आप देखते होंगे गाँव में महिलाएँ जो होती हैं, गाँव की महिलाएँ, वो ज़्यादातर आधार कार्ड से सीएससी सेंटर या जो बैंक मित्र होते हैं, वहाँ से जाकर फिंगरप्रिंट से, आधार कार्ड नंबर से या आइरिस से पेमेंट निकालती हैं। आपने देखा होगा लाइन लगी रहती है ना? गाँव वगैरह में। तो वो आपका क्या है? वो आपका एईपीएस सिस्टम है। तो एईपीएस का मतलब है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब इसकी परिभाषा समझते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हालाँकि समझ चुके हैं कि एईपीएस क्या होता है, हम लोग ये जान गए हैं। एईपीएस एक ऐसा डिजिटल भुगतान सिस्टम है। क्या है? ये एक आपका डिजिटल भुगतान सिस्टम है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति आधार नंबर और फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस द्वारा बैंक से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। तो पूछा जाएगा कि एईपीएस में किस प्रकार से आप बैंक की सेवाएं ले सकते हैं या किस-किस की ज़रूरत पड़ती है। तो एईपीएस में आधार नंबर और फिंगरप्रिंट की सहायता से
आप बैंक की सेवाओं से सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कार्ड, ओटीपी, पिन या मोबाइल की भी आवश्यकता नहीं होती। तो आपने देख तभी तो गाँव की महिलाएँ जिनके पास ना मोबाइल होता है, ना ही फ़ोन पे ये कुछ चलाना ही नहीं जानते, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, है ना? गवर्नमेंट वाले सरकार ने जो मोदी जी ने दिए थे, तो वो अपने आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकाल सकती हैं। किस सिस्टम से? एईपीएस सिस्टम से, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। ना इसमें पिन की ज़रूरत होती है, ना ओटीपी की ज़रूरत होती है, समझ रहे हो? एईपीएस से जुड़ी संस्थाएँ की बात करें, यानी कि एईपीएस को किसने विकसित किया? इम्पोर्टेंट है। एईपीएस को एनपीसीआई द्वारा किया गया, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। किसने किया? एनपीसीआई ने एईपीएस को विकसित किया, इस बात को याद रखेंगे। और इसके लिए नियम कौन बनाता है? विनियमित की जाती है आरबीआई द्वारा। पहचान माध्यम क्या है? आधार नंबर इसके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रमाणीकरण के लिए आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। बायोमेट्रिक आपका फिंगरप्रिंट से भी हो सकता है और आपकी आँखों यानी कि आइरिस से भी हो सकता है। क्लियर है? इम्पोर्टेंट है। एईपीएस क्या होता है, समझ में आ गया? एईपीएस से पैसे निकालने के लिए आपको आधार नंबर और फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बायोमेट्रिक से होता है। इसमें ना कार्ड की ज़रूरत पड़ती, ना ओटीपी, ना पिन, ना मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता नहीं होती है। बनाया है आपका एईपीएस को एनपीसीआई ने और रेगुलेट करती है आपकी आरबीआई। पहचान माध्यम में आधार नंबर इसके लिए ज़रूरी है। तो एईपीएस समझ में आया क्या है? अब देखते हैं एईपीएस की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? सिर्फ़ इतना थोड़ी ना उस चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, है ना? इतना कंटेंट पढ़ेंगे कि आपको यूपी ट्रिपल एससी के लिए किसी और ने तो पढ़ाया ही नहीं होगा इतना, ठीक है? तो एईपीएस की मुख्य विशेषता देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है ना, उसके लिए इतना सब पढ़ना पड़ेगा। ये आधार आधारित होता है। एईपीएस किस पर आधारित होता है? क्योंकि एईपीएस में आधार ही नंबर ज़रूरी है, तो ये आधार कार्ड पर आधारित होता है, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इसके लिए ज़रूरी है, बगैर बायोमेट्रिक के भी नहीं निकाल सकते हो। कैशलेस और पेपरलेस होता है, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी होता है। तो कहाँ पर ज़्यादा उपयोग किया जाता है एईपीएस में? एईपीएस का ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है। बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये बात करते हैं कि आखिर ये एईपीएस है, काम कैसे करता है? इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है? तो याद रखेंगे नंबर 1, ग्राहक सीएससी या बैंक मित्र के पास जाता है। आपने देखा होगा सीएससी सेंटर होते हैं या बैंक मित्र होते हैं, उनके पास लाइन लगी होती है महिलाओं की, ठीक है? उनके पास ग्राहक जाते हैं, आधार नंबर दर्ज किया जाता है, आधार नंबर उनको दिया जाता है, बैंक का नाम चुना जाता है कि कौन-सी बैंक से आपको पैसे निकालने हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है और एनपीसीआई सर्वर की सत्यापन होता है। एनपीसीआई सर्वर से सत्यापन होता है, ये रुपए निकाल रहा है इनके फिंगरप्रिंट के ये अकाउंट से, कौन सत्यापित करता है? तो ये पॉइंट बनकर आया ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड कि एईपीएस में कौन सत्यापित करता है फिंगरप्रिंट को, बैंक अकाउंट को या फिर आधार नंबर को? एनपीसीआई सर्वर से सत्यापन होता है, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। जब सत्यापित हो जाता है, तो आपका ट्रांज़ैक्शन सफल हो जाता है और अगर नहीं सत्यापित होगा तो ट्रांज़ैक्शन आपका फेल्ड हो जाता है, याद रखेंगे। अब एईपीएस से कौन-कौन सी सेवाएँ मिलती हैं, ये देखें। एईपीएस से मिलने वाली सेवाएँ, तो आप कौन-कौन सी सेवा मिलती है? कैश विथड्रॉल आप कर सकते हैं, पैसा निकालने एक सेवा मिलती है। कैश को आप डिपॉज़िट भी कर सकते हैं इसके थ्रू, एईपीएस के थ्रू आप कैश को डिपॉज़िट भी कर सकते हैं। पैसा जमा करना, बैलेंस की इंक्वायरी भी देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, पिछला लेन-देन भी आप देख सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और फंड ट्रांसफ़र इम्पोर्टेंट है, आधार से आधार होता है। तो एईपीएस में आपको फंड ट्रांसफ़र करना है, तो आधार कार्ड से आधार कार्ड के में ही होगा। आधार से किसी अकाउंट नंबर में नहीं डाल सकते हैं, यूपीआई में नहीं डाल सकते हैं, आप किसी मोबाइल नंबर से ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग गूगल पे या फ़ोन पे वगैरह से करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन-सी एईपीएस से सेवाएँ मिलती हैं? इनको याद रखेंगे, आपका काम है, क्लियर है? एईपीएस के लिए कुछ आवश्यक शर्तें देखें। तो क्या-क्या कंडीशन होनी चाहिए एईपीएस का लाभ लेने के लिए? देखते हैं। आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जब आधार कार्ड बैंक से लिंक ही नहीं होगा, तो पैसे कैसे आधार कार्ड से निकाल सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये अकाउंट मेरा है? तो आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ठीक है। आधार में मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए। बैंक बायोमेट्रिक को सपोर्ट करता हो और वो बैंक बायोमेट्रिक सपोर्ट करता हो, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। ये बात क्लियर हुई? तो एईपीएस के बारे में समझ में आया। इससे ज़्यादा एईपीएस के बारे में एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी या टूल्स की बात करें।
यूएसएसडी। यूएसएसडी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसकी फुल फॉर्म में याद रखेंगे। अगेन, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यूएसएसडी की फुल फॉर्म है। यूएसएसडी होता क्या है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यूएसएसडी एक मोबाइल आधारित सेवा है। किस पर आधारित सेवा है? एक ऐसी सेवा है यूएसएसडी, कभी-कभी हम डायल करके जो सेवाएं लेती हैं, वो आपकी मोबाइल आधारित सेवा है। तो यूएसएसडी आपकी एक मोबाइल आधारित सेवा है, जिसके माध्यम से, यानी कि इस यूएसडी के माध्यम से बिना इंटरनेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, बिना इंटरनेट, बिना स्मार्टफ़ोन के केवल कोड डायल करके बैंकिंग और अन्य सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। इम्पोर्टेंट है ना? यूएसएसडी क्या हो गया, समझ में आ गया? यूएसएसडी वो एक मोबाइल आधारित ऐसी सेवा है, जिसमें आपकी इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आपके पास स्मार्टफ़ोन भी ना हो, कीपैड भी मोबाइल हो आपके पास, ठीक है? कीपैड मोबाइल भी है तो भी आप डायल करके वो सेवाएँ ले सकते हैं बैंक की, ठीक है? तो कोड डायल करके बैंकिंग और अन्य सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस सर्विस में या किस टूल्स में, किस तकनीक में बिना इंटरनेट, बिना स्मार्टफ़ोन के आप बैंकिंग सेवाएँ ले सकते हैं? तो आप आंसर बताएँगे क्या? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यानी कि यूएसएसडी। इसे फीचर फ़ोन बैंकिंग भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो निम्न में से किसे फीचर फ़ोन बैंकिंग कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर यूएसएसडी होना चाहिए। यूएसएसडी का मतलब है फीचर फ़ोन बैंकिंग, यूएसएसडी का मतलब है कोड डायल करके बैंकिंग सेवा लेना, बिना इंटरनेट, बिना स्मार्टफ़ोन। अब वो कौन-कौन सी कोड डायल करके आप ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बैंकिंग में यूएसएसडी कोड आपका है स्टार 99 हैशटैग, इम्पोर्टेंट है। स्टार 99 हैशटैग, ये आपका यूएसएसडी कोड है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। भारत में बैंकिंग के लिए स्टार यूएसएसडी हैशटैग 99 हैशटैग सेवा उपलब्ध है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टार 99 हैशटैग सेवा किसने शुरू की, अगर ये पूछा जाए तो ये आपके एनपीसीआई द्वारा की गई और आरबीआई के मार्गदर्शन में की गई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो यूएसएसडी है आखिर कैसे काम करता है। एग्जाम ओरिएंटेड तो हम लोगों ने पढ़ लिया, और डीप में देखें तो पता होना चाहिए कि यूएसएसडी कैसे काम कर सकता है। हम भी तो इसका इस्तेमाल, ये हमारे सीखने के लिए भी जरूरी है, एग्जाम ओरिएंटेड के लिए नहीं, ये चैप्टर ही पूरा हमारी नॉलेज के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है। हम लोग कैसे यूएसएसडी का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहले तो आपका मोबाइल नेटवर्क पर आधारित होता है, ये मोबाइल के नेटवर्क पर आधारित होता है। मतलब मोबाइल पर आधारित हो, जब नेटवर्क ही नहीं होंगे तो हम कैसे डायल कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका रियल टाइम सेशन होता है, इसमें याद रखेंगे, रियल टाइम सेशन होता है। एसएमएस से अलग तकनीकी है ये, एसएमएस से अलग तकनीकी है, इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं होती, इस बात को याद रखेंगे। यूएसएसडी की विशेषताएं देखें तो बिना इंटरनेट काम करता है आपका यूएसएसडी। साधारण मोबाइल पर भी चलता है, कीपैड वाला मोबाइल हो तो भी यूएसडी काम करता है। सुरक्षित होता है आपका, एम पिन आधारित होता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये उपयोगी है। अब यूएसएसडी से मिलने वाली बैंकिंग सेवाएं कौन सी हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप यूएसएसडी से कौन-कौन सी सेवाएँ ले सकते हैं? आप अगर अपना बैंक बैलेंस जानना चाहते हैं, तो बैंक की इंक्वायरी आप यूएसएसडी के थ्रू कर सकते हैं। अपना मिनी स्टेटमेंट भी जान सकते हैं, पिछले कुछ लेन-देन आप जानना चाहते हैं, तो आप यूएसएसडी से कोड डायल करके आप आसानी से अपना मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। आप मिनी यूएसएसडी से फंड को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, पैसे भेज भी सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। मोबाइल बैंकिंग, कुछ बेसिक बैंकिंग की सुविधा भी ले सकते हैं। यूपीआई सेवा भी ले सकते हैं। आपका स्टार 999 यूपीआई ये आपका कोड होता है, हैशटैग, क्लियर है? अब ये हम बात करते हैं स्टार 99 हैशटैग से पैसे कैसे भेजे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पैसे भेजने हैं तो आप ऐसे कैसे भेज सकते हैं स्टार 99 हैशटैग से? आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल से स्टार 99 और हैशटैग डायल करेंगे, चाहो तो करके देख सकते हो। अपना ऑप्शन आएगा तो अपना बैंक का नाम चुनेंगे। जब ये डायल करेंगे तो आप बैंक कौन-सी है तो नाम चुनेंगे, 1, 2, 3 करके आता है ना, 2 नंबर पर बैंक होगी आपकी 3। फिर आप सेंड मनी विकल्प चुनेंगे। मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी डालेंगे। राशि दर्ज करेंगे, कितनी डालेंगे, एम पिन डालेंगे और ट्रांज़ैक्शन आपका सफल हो जाएगा, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? बढ़ते हैं, यूएसएसडी के लाभ क्या हैं? डिजिटल समावेशन यानी कि फाइनेंशियल कंक्लूजन के ये फ़ायदेमंद होता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में ये उपयोगी होता है, कम खर्चीला होता है, बहुत ज़्यादा महँगे मोबाइल-वोबाइल नहीं लेने पड़ेंगे, है ना? एटीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरल उपयोग होता है, आसानी से आप कर सकते हैं। अब हर एक चीज़ में लाभ है किसी का तो उस चीज़ का हानि भी होती है, तो देखते हैं क्या सीमाएँ हैं। एक बार में सीमित राशि भेज सकते हैं, सेशन टाइम लिमिट होता है, टाइम आउट हो जाता है, मेन्यू थोड़ा इसका जटिल होता है, ठीक है? यूएसएसडी की ट्रांज़ैक्शन लिमिट कितनी है इम्पोर्टेंट, पूछा जा सकता है कि यूएसडी से आप अधिकतम कितने रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो याद रखेंगे 5,000 रुपए कर सकते हैं प्रति ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? आमतौर पर क्या होता है अधिकतम आप एक बार में 5,000 रुपए ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। सीमा बैंक अनुसार अलग-अलग होती है, बाकी बैंक पे डिपेंड करता है कौन बैंक कितना अलाउ करती है, लेकिन आमतौर पर अमूमन 5,000 रुपए ट्रांज़ैक्शन होता है, ठीक है? याद रखेंगे यूएसएसडी क्या होती है, बात समझ में आई? क्लियर है। बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं पीओएस क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। आखिर ये पॉइंट ऑफ सेल है क्या? ठीक है, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ सेल की अगर हम बात करें, तो नाम आ रहा है सेल का वो पॉइंट जहाँ पर खरीदारी होती है वो बिंदु, सेल ऑफ पॉइंट। तो पीओएस आपका वह स्थान या सिस्टम होता है, जहाँ ग्राहक भुगतान करता है और विक्रेता बिक्री पूरी करता है। समझ में आए? तो पॉइंट ऑफ सेल का है वह स्थान या सिस्टम होता है जहाँ पर ग्राहक भुगतान करता है और विक्रेता बिक्री करता है। ठीक है? जैसे कि आप जियो मार्ट में जाते हैं वगैरह का एटीएम कार्ड को एंटर कर देते हैं। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये आपकी पीओ मशीन है। यहाँ पर आप जाते हैं अपने कार्ड को देकर रुपए पेमेंट करते हैं ना, दुकानदार को बेचते हैं। सरल शब्दों में कहें जहाँ भुगतान होता है वही आपका पीओएस होता है, ठीक है? पॉइंट ऑफ सेल का मतलब जहाँ आप जाकर भुगतान करते हैं वो आपका पॉइंट ऑफ सेल है, ठीक है? अब हम पीओएस के घटक देखें, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो पीओ के घटक के नंबर 1 याद रखेंगे। एक आपकी पीओएस मशीन होती है जिसे हम टर्मिनल बोले, चित्र में दिख रही है आपकी पीओएस मशीन है। डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है या क्रेडिट कार्ड होता है, या मशीनें आप तो जानते हैं इसके लिए डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। बैंक सर्वर और नेटवर्क होना चाहिए। पिन पैड होता है आपका, पिन भी पड़ता है कि पिन डालो, और आपको रसीद प्रिंटर मिलता है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निकलती है ना पर्ची ऊपर से कट, 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 कट आपका बिल ये हो गया। तो पीओएस क्या होता है इससे आप परिचित हैं, ये बात समझ में आई। परिचित हैं लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, अब डिटेल में पढ़ें तो अब ज़्यादा समझ में आएगा। अब पॉइंट ऑफ सेल ये वही दोबारा आ गया है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसका इतिहास देखें, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ सेल का इतिहास देखें। तो 1986 में जेने मोसर ने पहला ग्राफिकल पीओएस सिस्टम बनाया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल का पहला ग्राफिकल सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखेंगे जेने मोसर द्वारा बनाया गया। जेने मोसर, जेने मोसर। पीओएस का मतलब है जेने मोसर। 1986 में ये आपका 16 बिट अटारी M20ST कंप्यूटर पर इन्होंने ग्राफिक्स बनाया था, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ये जो पीओएस है, काम कैसे करता है, ठीक है? कैसे काम करता है आपको पता है? ग्राहक कार्ड स्वाइप या टैप इंसर्ट करता है, उसमें कार्ड स्वाइप किया जाता है ना, राशि दर्ज की जाती है, ग्राहक पिन डालता है, बैंक सर्वर से सत्यापन होता है और भुगतान सफल हो जाता है और आपको रसीद मिल जाती है। ये आप जानते हैं, आसानी से इसको कर सकते हैं। पीओएस पर भुगतान के तरीके देखें, तो किससे, मतलब किन चीज़ों से आप भुगतान कर सकते हैं पीओएस से? अब तो आप क्यूआर कोड भी स्कैन करके कर देते हैं ना, डेबिट कार्ड से करते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस कार्ड हो आपका, टैप एंड पे से भी कर सकते हैं, और आपका यूपीआई यानी कि क्यूआर कोड स्कैन करके भी हम लोग करते हैं। ये लोग हम लोग करते हैं, ये हमें पता है हम लोगों को, ठीक है? पीओएस कहाँ उपयोग होता है? कहाँ-कहाँ पीओएस उपयोग होता है? किराना दुकान में होता है, मॉल में होता है, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट यहाँ वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, इन सब चीज़ों से तो आप वाकिफ़ थे क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। पीओएस के प्रकार देखें जो एग्ज़ाम ओ ओरिएंटेड है, इम्पोर्टेंट है। प्रकार क्या देखें, यहाँ पर 4 प्रकार पड़ेंगे। एक आपका ट्रेडिशनल पीओएस होता है, ट्रेडिशनल में आपका मशीन होती है और कार्ड होता है आपका, ये आपका है ट्रेडिशनल पीओएस। दूसरा अगर हम देखें, मोबाइल पीओएस होता है आपका, एमपॉस बोलते हैं जिसे, मोबाइल से जुड़ी मशीन होती है, याद रखने की इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट पीओएस होता है, एंड्रॉयड आधारित होता है, और वर्चुअल पीओएस ऑनलाइन पेमेंट होता है, याद रखने की इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाएगा कि स्मार्ट पीओएस किस पर आधारित होता है? एंड्रॉयड आधारित होता है। मोबाइल पीओएस की बात करें तो मोबाइल से जुड़ी मशीन होती है, ट्रेडिशनल आपका मशीन और कार्ड होता है, ठीक है? ये आपके विवरण हुए। अब हम देखते हैं
कार्ड के बारे में देखते हैं। कार्ड के में डिस्कस करेंगे हम लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बारे में इतना पढ़ लेंगे कि आपकी बुद्धि खुल जाएगी क्रेडिट कार्ड होता क्या है, ठीक है? पहले तो हम कार्ड को डिस्कस करते हैं, फिर बाद में ये देखेंगे कार्ड है क्या, ये पर्चे देखते हैं, ठीक है? कार्ड पर्चे की बात करें, कार्ड में मतलब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों ही प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बना एग्जाम ओरिएंटेड कि प्लास्टिक मनी के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपका किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपकी प्लास्टिक मनी है, इस बात को याद रखेंगे। दोनों देखने में लगभग समान होते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की बात करें, तो दोनों तो देखने में समान होते हैं, साइज़ भी उनका एक जैसा होता है। बट इनमें निम्न जानकारी होती हैं, क्या? क्रेडिट कार्ड की बात करें या डेबिट कार्ड की बात करें, तो ये आपके 16 से 18 अंकों का कार्ड का नंबर होता है इनका। और उसमें आप देखेंगे कार्ड होल्डर का नाम होता है, एक्सपायरी डेट होती है, आप अपना एटीएम कार्ड देख सकते हैं। सीवीवी नंबर होता है, सीवीवी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, आपने एटीएम कार्ड के पीछे देखा होगा ना सीवीवी होता है, आपका जिसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, इसकी फुल फॉर्म में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पिन नंबर होता है, पिन का फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, लेकिन कार्यप्रणाली वर्किंग अलग-अलग होती है। ये दोनों में होता है, देखो क्रेडिट कार्ड में भी ये फीचर होते हैं और डेबिट कार्ड में होते हैं, लेकिन दोनों की कार्यप्रणाली अलग-अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग-अलग है, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट कार्ड को, ठीक है? क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें, तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें कोई वित्तीय संस्था या बैंक जारी करता है। तो क्रेडिट कार्ड को कौन जारी करता है? हम लोग करते हैं? नहीं। क्रेडिट कार्ड किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाएगा या फिर कोई बैंक करती है, इस बात को याद रखेंगे। जिसके माध्यम से कार्ड धारक, जो कार्ड होल्डर होते हैं, वो बैंक से उधार लेकर भुगतान किया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? पैसे उधार लिए जाते हैं। किससे? जो संस्थान या जो बैंक कार्ड जारी कर रही है, उससे उधार लिया जाता है। अब जब आप किसी से उधार लेंगे, तो वो तो आपसे उधार ऐसे ही थोड़ी ना कोई देगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट वो लेगा ही। वो आपसे एज़ अ ब्याज लेता है, ठीक है? तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? बैंक से पैसे उधार ले लिया जाता है, उधार लेकर भुगतान किया जाता है। दरअसल क्या है कि आप पैसे नहीं लेते हैं, ये आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है? उपयोगकर्ता को बाद में निर्धारित समय सीमा में या ईएमआई के रूप में पैसे लौटाने होते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड से आपने कुछ भुगतान किया, तो वो आप पैसे किस रूप में लौटाते हैं? एक समय सीमा होती है कि इतने दिन में आपको वापस करना है। ईएमआई के रूप में वापस कर सकते हैं या आप एक मुश्त भी रुपए वापस कर सकते हैं, ठीक है? क्रेडिट कार्ड कौन जारी करता है? याद रखेंगे, ये क्रेडिट कार्ड कोई बैंक जारी करती है या आपका एनबीएफसी करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कोई करती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है ना कि क्रेडिट कार्ड इनमें से कौन जारी करता है? बैंक ऑप्शन होगा, एनबीएफसी होगा, उपरोक्त दोनों ही मार देंगे, है ना? या इनमें से कोई एक होगा, क्लियर है? अब हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, इस बात को देखें। तो नंबर 1 देखें, बैंक कार्ड धारक को एक क्रेडिट लिमिट देता है। बैंक क्या करता है? कार्ड धारक को एक लिमिट देता है कि आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी आपकी लिमिट है, आप इतने तक रुपयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? कार्ड से भुगतान किया जाता है। बैंक व्यापारी को भुगतान करता है। बैंक क्या है? व्यापारी को भुगतान करता है। आपको नहीं देगा। आपने जो चीज़ परचेज़ की है, जिससे ली है, उसे बैंक देता है। आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? कार्ड धारक बाद में बैंक को पैसा लौटाता है। क्लियर है? ये आपका क्या है? क्रेडिट कार्ड है, याद रखेंगे। ये इसमें नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 4, 8, 4, 12 क्रेडिट कार्ड में 16 नंबर होते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3 आपका सीसीबी नंबर होता है। यहाँ पर ये कोडिंग होती है, आगे देखते हैं। क्रेडिट कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग देखें, क्रेडिट कार्ड का निर्माण देखें कैसे बना, किन-किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कितनी क्रेडिट कार्ड में लेयर होती हैं, ये पॉइंट देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड का निर्माण एक उच्च सुरक्षा, हाई सिक्योरिटी और स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत प्रक्रिया है, ठीक है? क्रेडिट कार्ड का निर्माण एक उच्च सुरक्षा और मानकीकृत प्रक्रिया है, जिसे बैंक, कार्ड नेटवर्क में कौन-कौन सा वीज़ा, मास्टरकार्ड और रुपे और नियामक संस्थाएँ जैसे आरबीआई नियंत्रित करती हैं, इम्पोर्टेंट है। तो क्रेडिट कार्ड को कौन नियंत्रित करती है? बैंक करती है, कार्ड नेटवर्क करते हैं जैसे कि आपका वीज़ा, मास्टरकार्ड और रुपे। और नियामक संस्थाएँ जो नियम बनाती हैं इन क्रेडिट कार्ड के लिए, जैसे कि भारत में आरबीआई करता है, ये नियंत्रित करती हैं, ठीक है? अब जो क्रेडिट कार्ड के लिए कच्चा माल
के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? रॉ मटेरियल की बात करें तो क्रेडिट कार्ड आमतौर पर निम्न सामग्री के बनते हैं, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने दिमाग लगाया कि आपको क्या चीज़ें बता सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड बनता कैसे है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको पीवीसी की जरूरत पड़ती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, याद रखेंगे। जो प्लास्टिक का कार्ड होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी की इस्तेमाल होता है, जो सबसे सामान्य होता है, याद रखेंगे। पीईटीजी की इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पॉलीकार्बन नेट और या पीसी के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अधिक सुरक्षित और टिकाऊ होता है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। मेटल का कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, प्रीमियम कार्ड होते हैं जैसे कि स्टील और टाइटेनियम के होते हैं। एक कार्ड में सामान्यतः कितनी लेयरें होती हैं? 3 से 5 लेयरें होती हैं, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कार्ड नंबर, ये चिप लगा होता है, एक्सपायरी डेट लिखा होता है, कार्ड होल्डर का नाम लिखा होता है, सीवीसी कोड होता है ना? ये आपका पिन नंबर होता है, यहाँ पर सिग्नेचर भी होता है, होलोग्राम भी होता है, और ये जो काली पट्टी होती है, ये आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्ड डिजाइन और प्रिंटिंग, कार्ड की डिजाइन और देखते हैं और प्रिंटिंग देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 देखते हैं कार्ड डिजाइन। कार्ड के डिजाइन में अगर हम देखें तो क्या-क्या होता है? बैंक का लोगो होता है, आपने देखा होगा जिस बैंक का कार्ड होगा, बैंक का लोगो होता है डिजाइन में। कार्ड नेटवर्क लोगो होता है, कार्ड के जो नेटवर्क का लोगो होता है, आपने देखा होगा या तो वो आपका कार्ड वीज़ा का होगा, मास्टर कार्ड है या रुपए है, याद रखेंगे। बैकग्राउंड में ग्राफिक्स होते हैं, उसके कुछ बढ़िया-बढ़िया डिजाइन होते हैं और सुरक्षा चिन्ह होते हैं, ये आपकी कार्ड में डिजाइन होती हैं। प्रिंटिंग तकनीक की बात करें तो ऑफसेट प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है और डिजिटल प्रिंटिंग, ये सारी इन चीज़ों से बनाया जाता है। लेमिनेशन प्रक्रिया देखें, इसमें क्या होती है? लेमिनेशन भी होता है। सभी लेयर को उच्च तापमान और दबाव में जोड़ा जाता है। सात 3 से 4 से 5 लेयर होती हैं, उनको एक हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर उनको एक दूसरे से चिपकाया जाता है। इससे कार्ड क्या होता है, जब ये हाई प्रेशर लेमिनेशन किया जाता है, कार्ड मजबूत होता है, वाटरप्रूफ बनता है और लंबे समय तक टिकाऊ बनता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कार्ड की कटिंग के बारे में बात करें। कार्ड की कटिंग की बात करें, ठीक है। तो बड़ी शीट से आईएसओ स्टैंडर्ड साइज में कार्ड काटे जाते हैं। एक बहुत बड़ी शीट होती है, वहाँ से आईएसओ का जो स्टैंडर्ड साइज होता है, वहाँ से इसको काटा जाता है और इसका साइज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आईएसओ साइज़ कितना होता है इसका? स्टैंडर्ड 7810 ID1 स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। ये आपका साइज होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। साइज़ की अगर हम बात करें तो 85.60 mm इंटू 53.98 mm होता है इसका साइज़, ये याद रखेंगे। और आईएसओ स्टैंडर्ड साइज़ कितना होता है, इतना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैग्नेटिक स्ट्रिप लगाना इसमें जाती है। जो काली पट्टी देखी थी वो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। कार्ड के पीछे काली पट्टी आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी लेयर होती हैं ये पूछा जाए, मैग्नेटिक स्ट्रिप में कितनी लेयरें होती हैं या कितने ट्रैक होते हैं? तो इसमें 3 ट्रैक होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक स्ट्रिप में 3 ट्रैप होते हैं, ट्रैप 1, ट्रैप 2 और ट्रैप 3। ट्रैप 1 में क्या होता है? आपका नाम होता है और कार्ड नंबर होता है। ट्रैक 2 में बैंक का डेटा होता है और ट्रैक 3 में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा होती है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि ट्रैक 1 में क्या होता है, ट्रैक 2 में क्या होता है और ट्रैक 3 में क्या होता है। आजकल इसका उपयोग कम हो रहा है क्योंकि ये कम सुरक्षित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें ईवीएम चिप इंस्टॉलेशन की जाती है। आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड में एक चिप लगी होती है ना, तो वो आपकी क्या होती है? ईवीएम चिप इंस्टॉलेशन होता है, याद रखें कि इंपॉर्टेंट है। ईवीएम चिप में ईवीएम की फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी, तो यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीज़ा लगाई जाती है। ईवीएम का मतलब है यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा लगाई जाती है, याद रखेंगे। ये जो चिप है ये डायनामिक डेटा जनरेट करती है, इंपॉर्टेंट है। ये ईवीएम चिप क्या करती है? डायनामिक मतलब गतिशील डेटा को जनरेट करती है। कार्ड क्लोनिंग रोकती है, कार्ड की क्लोनिंग को रोकती है, इस बात को याद रखेंगे। भारत में अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट है, भारत में चिप प्लस पिन कार्ड अनिवार्य है। भारत में जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें चिप और पिन अनिवार्य होता है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला बिंदु देखें क्रेडिट कार्ड के बारे में, पर्सनलाइजेशन की बात करें तो इस चरण में कार्ड यूजर स्पेसिफिक बनता है। तो किस चरण में कार्ड यूजर स्पेसिफिक बनता है? तो आप बताएंगे पर्सनलाइजेशन में बनता है, याद रखेंगे। इसके 2 टाइप्स होते हैं, देखेंगे 2 चरण होते हैं पर्सनलाइजेशन के।
पहला आपका एम्बोसिंग या लेजर इनग्रेविंग। लेजर इनग्रेविंग क्या होता है? लेजर इनग्रेविंग की बात करें या एम्बोसिंग की बात करें, इसमें आपका कार्ड नंबर होता है, कार्ड धारक का नाम होता है और आपका एक्सपायरी डेट होता है। तो पर्सनलाइजेशन के दो चरण होते हैं। पहला चरण है आपका एम्बोसिंग। एम्बोसिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है ये पूछा जाए तो कार्ड नंबर आता है, कार्ड धारक का नाम और जो एक्सपायरी डेट होती है वो एम्बोसिंग के अंतर्गत आता है। और इनकोडिंग में दूसरा चरण है इनकोडिंग। इसमें आपका चिप और मैग्नेटिक स्ट्रिप में डेटा डालना आपका इनकोडिंग चरण में आता है, याद रखेंगे। अगला बिंदु देखें हम क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसके लिए सुरक्षा फीचर्स क्या देते हैं क्रेडिट कार्ड में? सुरक्षा के लिए क्रेडिट कार्ड में आपका होलोग्राम लगाया जाता है। सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो होलोग्राम किसके लिए लगा होता है? क्रेडिट कार्ड में सुरक्षा के लिए लगा होता है। CVV आपका सुरक्षा के लिए लगा होता है। आपका सिग्नेचर स्ट्रिप आपका सुरक्षा के लिए होता है। माइक्रो टेक्स्ट होते हैं वो आपके सुरक्षा के लिए होते हैं। UV लिंक प्रिंटिंग होती है, UV इंक प्रिंटिंग होती है, ये आपके सुरक्षा के लिए होते हैं, याद रखेंगे। उसकी क्वालिटी को चेक करना हो या टेस्टिंग के लिए क्या किया जाता है क्रेडिट कार्ड में? तो हर कार्ड पर टेस्ट किए जाते हैं। क्या? चिप टेस्ट की जाती हैं। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से क्रेडिट कार्ड के टेस्ट हैं? तो चिप टेस्ट, मैग्नेटिक रीड टेस्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट और ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियस टेस्ट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि नियामक और मानक संस्थाएं कौन सी हैं इसके लिए। ठीक है, RBI इसकी नियामक और मानक संस्था, याद रखेंगे। ISO EIC 7816 स्मार्ट कार्ड स्टैंडर्ड है, याद रखेंगे। PSI DSS डेटा सुरक्षा मानक के लिए, याद रखेंगे। कार्ड नेटवर्क के लिए आपका वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये संस्थाएं याद रखेंगे। ठीक है, बिलिंग साइकिलिंग देखें इसकी, मतलब कहने का क्रेडिट कार्ड में बिल आपको कब तक कर देना चाहिए भुगतान। ठीक है, सामान्यतः 30 से 45 दिन होता है, आप बिलिंग कर सकते हैं। आपने जो भी उधार लिया है उसका भुगतान कर सकते हैं। इस अवधि में भुगतान करने पर ब्याज नहीं लगता। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ खरीदी है, आपने पे किया है, तो आप उसे 30 से 45 दिन के अंतर्गत आप पे कर देंगे, भुगतान कर देंगे, तो आपसे कोई ब्याज नहीं पड़ेगा। अगर आप डिले कर गए तो ब्याज कितना पड़ेगा ये भी पूछा जाए तो आप समय से भुगतान ना करने पर हाई इंटरेस्ट रेट 30 से 45% आपको प्रतिवर्ष ब्याज लग सकता है। क्लियर है? इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की विशेषताएं देखें तो क्रेडिट कार्ड आपका क्या है? उधार पर भुगतान होता है। EMI सुविधा होती है क्रेडिट कार्ड से। रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, कैशबैक भी मिलता है, ये आप जानते हैं। ऑनलाइन और इंटरनेशनल पेमेंट आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लाभ देखें तो आप इमरजेंसी में इसका उपयोग कर सकते हैं। सपोज आपके पास रुपए नहीं है, आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। क्रेडिट स्कोर सुधारता है आपका और बड़ी खरीद आपके लिए आसान बनाता है। आपके पास उतने रुपए नहीं है, आप महंगे चीज़ खरीदते हैं तो क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में आप धीरे धीरे EMI के थ्रू रुपए पे कर सकते हैं। हमने बताया कि जिस चीज़ का किसी का लाभ है तो उसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है? आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप बहुत खर्च करेंगे, अरे यार अधिक ब्याज हो जाता है, कर्ज बढ़ने का खतरा रहता है और खर्च पर नियंत्रण नहीं रहता है। अरे क्रेडिट कार्ड से ले लेंगे, धीरे धीरे चुका देंगे, है ना। अब हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा कि भारत में क्रेडिट कार्ड से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य देखें। भारत में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड सुविधा किस बैंक ने शुरू की, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत में क्रेडिट कार्ड की सुविधा सबसे पहले दी गई और 1980 में दी गई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। किस बैंक ने? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक में क्या है? CE आ रहा है, C से आप क्रेडिट कार्ड याद रख सकते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड के लिए C वाली बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1980 में शुरू किया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछा अगर आपसे जाए तो किस बैंक ने पहली बार भारतीयों के लिए स्मार्ट कार्ड पेश किया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किस बैंक ने पहली बार भारतीयों के लिए स्मार्ट कार्ड पेश किया, तो याद रखेंगे विजया बैंक ने किया 1988 में। क्रेडिट कार्ड में APR क्या होता है ये अगर हम जानें तो क्रेडिट कार्ड में APR का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मास्ट्रो कार्ड नंबर कितने डिजिट होते हैं? ये जो मास्ट्रो कार्ड नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, याद रखेंगे, 10 डिजिट होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। ठीक है, डेबिट कार्ड आप सब लोग यूज करते हैं, परिचित होंगे। तो डेबिट कार्ड आपका एक ऐसा कार्ड है जिससे बैंक सीधे खाते में
जिससे सीधे बैंक खाते में मौजूद पैसे का उपयोग किया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से क्या है, आपके खाते में बैंक पैसे होंगे तभी आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे, याद रखेंगे। तो यानी कि डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। इसमें उधार नहीं लिया जाता बल्कि खाते से सीधे कटौती होती है, याद रखेंगे। क्लियर है। देखते हैं कि डेबिट कार्ड कैसे काम करता है। डेबिट कार्ड, आप कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं, टैप और इंसर्ट करके कर सकते हैं। पिन नंबर डाला जाता है, खाते से पैसे काटना होता है और व्यापारी को भुगतान करना होता है। डेबिट कार्ड की विशेषताएं देखें। बैंक खाते से जुड़ा होता है डेबिट कार्ड। एटीएम से नकद निकासी आप निकाल सकते हैं। सीमित खर्च होता है, आप अनलिमिटेड रुपए नहीं निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड प्राप्त करने की शर्त क्या है, आप डेबिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो डेबिट कार्ड पाने के लिए आपको पहले बैंक खाता होना अनिवार्य है, ठीक है। बगैर बैंक अकाउंट के आप डेबिट कार्ड नहीं ले सकते, ये आप जानते हैं। डेबिट कार्ड में अंक की बात करें, डिजिट कितने होते हैं, याद रखेंगे। डेबिट कार्ड पर आमतौर पर 16 अंक होते हैं, याद रखेंगे, पूछा जाता है। ये नंबर ISO EIC 7812 मानक के अनुसार होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि जो डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं वो किस मानक के अनुसार होते हैं। तो ISO IEC 7812, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 16 अंकों का विभाजन। जो डेबिट कार्ड में 16 अंक हैं, ठीक, जो 16 अंक होते हैं, 4-4 करके 16 अंक होते हैं, ये किन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, याद रखेंगे। तो देखो, पहले 6 अंक क्या होते हैं, वो BIN या IIN को डिसाइड करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। BIN का मतलब है बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर या इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो जिसने डेबिट कार्ड को इशू किया है उसका नंबर होता है पहले 6 अंक। तो पूछा जा सकता है कि ना डेबिट कार्ड में पहले 6 अंक किसको निर्धारित करते हैं या किसको बताते हैं। तो आप बताएंगे बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर को बताते हैं या इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर को पहले 6 अंक डिसाइड करते हैं। ये बैंक और कोड नेटवर्क की पहचान बताता है, जैसे कि 4 आपका वीज़ा, 5 आपका मास्टर कार्ड और 6 आपका रुपए, ठीक है। बीच के जो 7 से 15 अंक हैं, इंपॉर्टेंट है। 16 अंक होते हैं, पहले 6 अंक किसी बैंक को बताते हैं। बीच के जो 7 से लेकर 15 अंक हैं वो आपके अकाउंट नंबर को बताते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। बीच के अंक आपके अकाउंट नंबर को बताते हैं, याद रखेंगे। क्या कार्ड धारक के बैंक खाते से जुड़े होते हैं। बीच के 7 से 15 नंबर तक के अंक हर ग्राहक के लिए अलग अलग ये होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आखिरी का जो अंक होता है 16वां अंक, ये आपके चेक डिजिट को बताता है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लूहन एल्गोरिथम से जांचा जाता है। लूहन एल्गोरिथम क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या है कि आखिरी अंक 16वां चेक डिजिट को बताता है और किस एल्गोरिथम पर ये जांचा जाता है, लूहन एल्गोरिथम पर जाना जाता है। टाइपिंग एरर पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी अंक का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, टाइपिंग एरर पकड़ने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब हम देखते हैं ई वॉलेट क्या होता है, ठीक है। ई वॉलेट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ठीक है। परिभाषा अगर हम देखें, ई वॉलेट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट एक डिजिटल बटुआ होता है जो मोबाइल या कंप्यूटर में उपलब्ध होता है। किस में होता है, आपके मोबाइल में होता है या कंप्यूटर में उपलब्ध होता है, और जिसके माध्यम से व्यक्ति इंटरनेट द्वारा डिजिटल लेन देन करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ई वॉलेट में इंटरनेट द्वारा डिजिटल लेन देन किया जाता है। इसे हम किस और नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। ई वॉलेट को ई वॉलेट तो कहा ही जाता है, इसके अलावा इसे डिजिटल वॉलेट कहा जाता है, वर्चुअल वॉलेट कहा जाता है, प्रीपेड वॉलेट भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब ये जो ई वॉलेट है इसकी कार्य प्रणाली क्या है, देखते हैं। ई वॉलेट ठीक वैसे ही काम करता है जैसे पॉकेट में रखा नगद पैसा। आप जानते हैं कि ई वॉलेट में हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही पैसा होना चाहिए। अगर आप देखते होंगे यूपीआई में आपका ई वॉलेट होता है ना। अगर आप यूटीएस इस्तेमाल करते हैं, रेलवे की टिकट ले, वहाँ पर भी ई वॉलेट होता है, वहाँ पहले से ही पैसे होने चाहिए, तो आप बैंक की टिकट आसानी से कर सकते हैं, ट्रेन की टिकट, है ना। ऑफलाइन खरीद नगद खरीद होती है, ठीक है, नगद ऑफलाइन खरीद होती है, नगद खरीद होती है, ठीक है। ऑनलाइन खरीद होती है, ई वॉलेट से डिजिटल भुगतान होता है, ठीक है। जैसे कि आप पर्स से आप नगद पैसे से ऑफलाइन खरीद करते हैं, लेकिन ऑनलाइन खरीद के लिए आप ई वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि भारत में ई वॉलेट का इतिहास याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का पहला डिजिटल या मोबाइल वॉलेट कौन सा या ई वॉलेट कौन सा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन वॉलेट भारत का पहला डिजिटल वॉलेट है या मोबाइल वॉलेट है, याद रखेंगे। क्या नाम है? ऑक्सीजन वॉलेट। कब ये आविष्कार हुआ इसका? 2004 में हुआ। ऑक्सीजन वॉलेट भारत का पहला ई वॉलेट है या डिजिटल वॉलेट है, याद रखेंगे। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आते हैं कि प्रमुख ई वॉलेट के उदाहरण देखेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। गूगल पे क्या है? आपका एक ई वॉलेट है ना। पेटीएम आपका ई वॉलेट है। फ़ोनपे आपका ई वॉलेट है। एयरटेल मनी आपका ई वॉलेट है। जियो मनी ई वॉलेट है। मोबीक्विक ई वॉलेट है। इट्स कैश आपका ई वॉलेट है। सिट्रस वॉलेट आपका ई वॉलेट है, याद रखेंगे। ICICI पॉकेट्स आपका ई वॉलेट है। SBI वडी आपका ई वॉलेट है। और HDFC पेजैप आपका क्या है? ये इंपॉर्टेंट आपके ई वॉलेट है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट याद होनी चाहिए। क्लियर है? अब इनको एक एक करके इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पेटीएम के बारे में, एग्जाम में पूछा जाता है। पेटीएम की अगर हम बात करें तो आप इससे परिचित हैं। पेटीएम की फुल फॉर्म क्या है? पे थ्रू मोबाइल। ठीक है, पेटीएम की फुल फॉर्म क्या है? पे थ्रू मोबाइल इसकी फुल फॉर्म है। एक भारतीय बहुराष्ट्रीय फिनटेक और ई कॉमर्स भुगतान कंपनी है। तो ये याद रखेंगे, ये बहुराष्ट्रीय फिनटेक और ई कॉमर्स भुगतान कंपनी है आपकी पेटीएम, याद रखेंगे। पेटीएम का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर मुख्यालय? इसका नोएडा मुख्यालय उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। पेटीएम के संस्थापक की बात करें तो विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक हैं, याद रखेंगे। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा, विजय शेखर शर्मा इसके मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई? पेटीएम की बात करें तो पेटीएम 2010 में स्थापित हुआ। पेटीएम की मूल कंपनी पूछी जाए तो 197 कम्युनिकेशन LTD इसकी मूल कंपनी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेटीएम आखिर बनाया क्यों गया? पेटीएम का विकास किस लिए किया गया अगर आपसे पूछें तो शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, शुरुआत में मोबाइल और DTH रिचार्ज के लिए बनाया गया था पेटीएम, कि आप मोबाइल रिचार्ज करें, और DTH रिचार्ज के लिए बनाया गया था शुरुआती दौर में। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें बाद में जोड़ा गया क्या, आप इस पेटीएम के थ्रू बिजली और गैस बिल कर सकते हैं, ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, ई कॉमर्स सेवाएं कर ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे 2012 में इसमें ई कॉमर्स बाज़ार में प्रवेश किया। तो पूछा जाएगा पेटीएम ई कॉमर्स बाज़ार में कब एंट्री किया? 2012 में। ये पॉइंट याद रखेंगे। 2014 में पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ। तो कब पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ? 2014 में। और 2015 से बस टिकट बुकिंग सेवा हुई। तो पेटीएम से बस टिकट बुकिंग सेवा कब से हुई? 2015 से हुई। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2017 में क्या हुआ? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL की शुरुआत हुई। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की शुरुआत कब हुई? 2017 में, याद रखेंगे। पेटीएम वॉलेट RBI द्वारा अधिकृत है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पेटीएम वॉलेट किसके द्वारा अधिकृत है? RBI द्वारा अधिकृत है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कब? KYC वेरिफिकेशन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटीएम वॉलेट को पेटीएम बैंक अकाउंट में बदला जा सकता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हम। RBI का पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, RBI ने क्या किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। कब से? 29 फरवरी 2024 से RBI ने पेटीएम पेमेंट्स को क्या हिदायत दी है, क्या प्रतिबंध लगाया है? नए डिपॉजिटरी स्वीकार करने से रोका है कि आप नए डिपॉजिटरी नहीं लेंगे। क्रेडिट लेन देन पर रोक लगा दी है। वॉलेट और फास्टैग में टॉपअप पर प्रतिबंध लगाया है, याद रखेंगे। किस चीज़ की अनुमति है? आप ब्याज ले सकते हैं, कैशबैक, रिफंड जमा करने की अनुमति है, इस बात को याद रखेंगे। यह निर्णय नियामकीय अनुपालन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस से जुड़ा हुआ है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम देखते हैं कि फ़ोनपे के बारे में पढ़ते हैं कि फ़ोनपे के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। फ़ोनपे की अगर हम बात करें तो फ़ोनपे एक भारतीय डिजिटल पेमेंट सेवा है, इस बात को याद रखेंगे। फ़ोनपे आप डेली लाइफ में यूज करते हैं तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सरल है। इसके बारे में क्या क्या याद रखना है वो देखते हैं। फ़ोनपे की स्थापना की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2015 में फ़ोनपे की स्थापना हुई, इस बात को याद रखेंगे। कब हुई? फ़ोनपे की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई। दिसंबर 2015 में फ़ोनपे की स्थापना हुई, इस बात को याद रखेंगे।
संस्थापक पूछा जाए तो समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर इसके संस्थापक हैं। समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर इसके संस्थापक हैं, याद रखेंगे। ठीक है। मुख्यालय अगर पूछा जाए, फ़ोनपे का मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्लियर है। स्वामित्व की बात करें तो इस फ़ोनपे को अधिग्रहण कर लिया है, एक्वायर्ड कर लिया था किसने? फ्लिपकार्ट ने कर लिया था। कब? अप्रैल 2024 में अप्रैल 2016 में फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहित किया गया और ये सेवा प्रारंभ कर रहा है अपनी वर्ष 2016 से। फ़ोनपे की विशेषता की बात करें तो क्या इसकी विशेषताएं देखेंगे? यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजना और प्राप्त करना इसकी एक विशेषता है। आप जानते हैं कि यूपीआई के थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि फ़ोनपे से हम मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, अपनी डिश रिचार्ज कर सकते हैं, डेटा कार्ड रिचार्ज किया जा सकता है, बिजली, गैस, पानी आदि भुगतान किए जा सकते हैं, बीमा, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड में निवेश किया जा सकता है। 11 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो फ़ोनपे मिनिमम कितनी भाषाओं में उपलब्ध है अगर पूछा जाए तो भारतीय भाषाओं की बात करें तो 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, याद रखेंगे। कुछ एग्ज़ाम फैक्ट देखें अगर फ़ोनपे के बारे में तो फ़ोनपे आपका यूपीआई आधारित एप्लीकेशन है, इस बात को याद रखेंगे। फ्लिपकार्ट के अंतर्गत आता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं मोबीक्विक के बारे में। ठीक है। मोबीक्विक की बात करें तो मोबीक्विक एक भारतीय डिजिटल मोबाइल वॉलेट है। ये आपका भारतीय डिजिटल मोबाइल वॉलेट है, इस बिंदु को याद रखेंगे। स्थापना की अगर हम बात करें तो मोबीक्विक की स्थापना याद रखेंगे 2009 में हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। संस्थापक की वक्त अगर बात करें तो विपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू संस्थापक हैं। मोबीक्विक का मुख्यालय गुरुग्राम में हरियाणा में पड़ता है। मोबीक्विक में क्या क्या प्रमुख सेवाएं मिलती हैं ग्राहक को अगर हम ये देखें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ई वॉलेट में पैसा जोड़ा जा सकता है, ई वॉलेट में पैसा डाला जा सकता है मोबीक्विक के थ्रू, याद रखेंगे। मोबाइल रिचार्ज किया जा सकता है, बिल का भुगतान किया जा सकता है और आपका लोन की ईएमआई को भुगतान कर सकते हो आप मोबीक्विक से। जिप पे लेटर सुविधा उपलब्ध होती है, इंपॉर्टेंट है। तो किस ई वॉलेट में जिप पे लेटर सुविधा उपलब्ध है? आप कहेंगे मोबीक्विक में। और अधिकतम कितने तक का क्रेडिट ले सकते हैं आप? 30,000 रुपये तक का क्रेडिट ले सकते हैं। केवाईसी के बाद तुरंत लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम फैक्ट की अगर हम बात करें तो मोबीक्विक को आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। मोबीक्विक को आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त है, इस बात को याद रखेंगे। जिप पे लेटर का मतलब बाय नाउ पे लेटर सुविधा उपलब्ध है, जिप पे लेटर ये आपका है। मोबीक्विक क्या होता है, कब स्थापना हुई, कौन इसके संस्थापक हैं, हेड क्वार्टर क्या क्या इसकी सेवाएं हैं, आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त है। अब जिप पे लेटर कितना है? 30,000 रुपये तक है। सब बिंदु को याद रखेंगे, पेपर कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं एसबीआई बडी के बारे में। एसबीआई बडी की अगर हम बात करें तो ये भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई द्वारा संचालित ई वॉलेट है। ठीक है। ये जो ई वॉलेट है एसबीआई बडी, ये 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, इस बात को याद रखेंगे। इसमें आपको पैसा भेजना और मांगना ये सुविधा ले सकते हैं। मोबाइल डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल भुगतान कर सकते हैं, मूवी टिकट, होटल या हवाई टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ये है कि एसबीआई बडी को अब योनो एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, इस बात को याद रखेंगे। अगला देखें, अब हम बात करते हैं जिट्स कैश के बारे में। ये क्या है? इर्ज कैश की अगर बात करें तो इर्ज कैश एक आरबीआई अधिकृत मोबाइल वॉलेट है। ये किसके द्वारा अधिकृत है? इर्ज कैश की बात करें तो आरबीआई द्वारा अधिकृत है। इसके संचालक की बात करें तो आपका इर्ज कैश कार्ड लिमिटेड संचालक है। समूह की अगर बात करें ईसल ग्रुप द्वारा ये डेवलप किया गया था। अगर हम विशेषता की बात करें तो इसके थ्रू आप भुगतान कर सकते हैं, बैंक खाते में अपने मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप इर्ज कैश के थ्रू। प्रीपेड कार्ड सुविधा उपलब्ध होती है, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं गूगल पे के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। गूगल पे है क्या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो गूगल पे आपका एक डिजिटल पेमेंट यूपीआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है, इस बात को याद रखेंगे। यही पॉइंट ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है। इस गूगल पे की मदद से आप जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग तो यूज करते हैं। गूगल पे की मदद से उपयोगकर्ता यानी कि हम यूजर
पैसे भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बिल का भुगतान कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं आप डेली लाइफ में, आप जानते हैं। गूगल पे के बारे में इतिहास जानना ज़रूरी है। गूगल पे का पहले नाम क्या था? गूगल पे का पुराना नाम पूछा जाए तो तेज इसका पुराना नाम था। ये तेज नाम से कब लॉन्च हुआ था, ये अगर आपसे पूछा जाए तो सितंबर 2017 में भारत में लॉन्च हुआ था। तेज नाम से लॉन्च हुआ था, तो फिर इसका गूगल पे नाम कब कर दिया गया? तो याद रखेंगे अगस्त 2018 में तेज का नाम बदलकर गूगल पे कर दिया गया। गूगल की कंपनी की बात करें गूगल पे की, तो गूगल LLC इसकी कंपनी है। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गूगल पे का मुख्यालय कहाँ है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में, इस बात को याद रखेंगे। आखिर ये गूगल पे जो है कैसे काम करता है हमें पता है और हम लोग यूज़ भी करते हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं। अगर हम गूगल पे की बात करें तो ये आपका UPI आधारित होता है। UPI की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म में, याद रखेंगे। ये गूगल पे में होता क्या है कि सीधे बैंक से बैंक खाते में ट्रांजैक्शन होता है, बैंक से बैंक के खाते में ही होता है, इस बात को याद रखेंगे। किसी वॉलेट बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती। गूगल पे स्वयं पैसे नहीं रखता, ये केवल एक प्लेटफॉर्म है, इस बात को याद रखेंगे। गूगल पे की मुख्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो पैसे भेजा जा सकता है, पैसे आप ले भी सकते हैं। यहाँ से जो पैसे भेजेंगे वो आपके बैंक अकाउंट से कटते हैं, ठीक है। पैसे लेंगे अगर आप तो वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। मोबाइल DTH ये सारी चीज़ें DTH वगैरह रिचार्ज कर सकते हैं। बिजली, गैस, पानी, इंटर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये सब आप जानते हैं। इसको बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें गूगल पे की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, गूगल पे में क्या क्या सिक्योरिटी होती हैं, तो इससे भी आप वाकिफ़ होंगे। आप जानते हैं कि UPI पिन द्वारा भुगतान किया जाता है। पिन नंबर या तो 6 नंबर का होता है या 4 नंबर का भी होता है, 6 नंबर का भी होता है। डिवाइस लॉक भी होती है और ऐप लॉक भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गूगल पे में क्या होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, इस बात को याद रखेंगे। RBI और NPCI के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम देखते हैं गूगल पे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गूगल पे वॉलेट नहीं है, ये एक बल्कि UPI ऐप है, इस बात को याद रखेंगे। भारत में इसे NPCI द्वारा अनुमोदित किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। गूगल पे पहले तेज नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं वॉलेट के प्रकार। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। वॉलेट के 4 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला प्रकार याद रखेंगे क्लोज्ड वॉलेट होता है। एक आपका होता है क्लोज्ड वॉलेट, याद पहले नाम याद रखेंगे। दूसरा होता है आपका ओपन वॉलेट, जब कोई चीज़ क्लोज है तो वो ओपन भी होगा। तीसरा देखेंगे सेमी क्लोज्ड वॉलेट और चौथा होता है सेमी ओपन वॉलेट। अगेन वॉलेट 4 प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड वॉलेट होता है, ओपन वॉलेट होता है, सेमी क्लोज्ड वॉलेट और सेमी ओपन वॉलेट। ये होते क्या हैं, कौन से इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं, ये जानना जरूरी है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि क्लोज वॉलेट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो क्लोज वॉलेट होता है ना मित्रों, ये केवल किसी एक विशेष कंपनी या किसी वेबसाइट द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। यानी कि क्लोज वॉलेट का इस्तेमाल कोई विशेष कंपनी करती है या वेबसाइट द्वारा किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लोज वॉलेट में नगद निकासी संभव नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। आप नगद निकासी नहीं कर सकते, याद रखेंगे। बैंक खाते में ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता। आप क्लोज वॉलेट से पैसा बैंक खाते में आप सोचते कर लें, नहीं कर सकते हो। ये मुख्यतः रिफंड राशि रखने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। तो याद रखेंगे कि क्लोज वॉलेट का इस्तेमाल रिफंड के लिए किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत उदाहरण अगर हम देखें तो फ्लिपकार्ट वॉलेट आपका क्या है, क्लोज वॉलेट होता है, ठीक है। अमेजन पे आपका क्लोज वॉलेट है। ओला मनी आपका क्लोज वॉलेट है। मेक माई ट्रिप वॉलेट आपका क्या है, क्लोज वॉलेट है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। एग्जाम पॉइंट देखें तो क्लोज वॉलेट जो है वो कैश विड्रॉल नहीं देता है, मोस्टली यूज फॉर रिफंड। इसका इस्तेमाल रिफंड के लिए किया जाता है क्लोज वॉलेट का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं सेमी क्लोज्ड वॉलेट क्या होता है। सेमी क्लोज्ड, तो सेमी क्लोज्ड वॉलेट वह डिजिटल वॉलेट होता है जिसका उपयोग निर्धारित व्यापारियों
से सामान या सेवाएं खरीदने के लिए किया जाता है। किससे किया जाता है? जो निर्धारित व्यापारी हैं उनसे आप कोई सामान खरीदते हैं या सेवा कोई लेते हैं तो आप वहाँ पर सेमी क्लोज ई वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सेमी क्लोज ई वॉलेट की विशेषता देखें तो बैंक खाते से वॉलेट में पैसा जोड़ा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो क्या सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट में बैंक खाते से वॉलेट में पैसा जोड़ा जा सकता है? यस, जोड़ा जा सकता है, याद रखेंगे। वॉलेट से खरीदारी की जा सकती है, याद रखेंगे। आप बैंक से वॉलेट में पैसा जोड़ सकते हैं, इस वॉलेट में पैसा आ गया, इससे आप कोई चीज़ खरीदारी कर सकते हैं। वॉलेट से बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है और आप वॉलेट से भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नगद राशि मतलब नगद निकासी, कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, इस बात को याद रखेंगे। बाकी आप वॉलेट से पैसा बैंक में डाल सकते हैं, बैंक से पैसा वॉलेट में डाल सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। उदाहरण में अगर बात करें तो पेटीएम वॉलेट, मोबीक्विक आपके सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट के उदाहरण है, पेयू आपका सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट का उदाहरण है, फ्री चार्ज आपका सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट का उदाहरण याद रखेंगे। सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट में कैश निकालना संभव नहीं है, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं सेमी ओपन ई वॉलेट की बात करें। ये ऐसा डिजिटल वॉलेट है जिसे कई प्रतिष्ठानों मल्टीपल मर्चेंट द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा ई वॉलेट मल्टीपल मर्चेंट द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो आप कहेंगे सेमी ओपन ई वॉलेट द्वारा किया जाता है। दरअसल बोलते बोलते जिम भी लड़खड़ा रही है ना, 1.5 घंटे के लगभग होने वाला है। ओके, विशेषताएं की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और शॉपिंग संभव है। तो सेमी ओपन ई वॉलेट में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कई दुकानों या सेवाओं पर स्वीकार होते हैं। एटीएम से नकद निकालने की सुविधा नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे। उदाहरण की अगर हम बात करें पेटीएम, फ़ोनपे वॉलेट, ये इसके उदाहरण अंतर्गत आते हैं। सेमी ओपन ई वॉलेट और सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट में मुख्य अंतर स्वीकार करने वाले व्यापारियों की संख्या का होता है, इस बात को याद रखेंगे। अंतिम अगर हम चौथा प्रकार देखें जिसे हम ओपन ई वॉलेट कहते हैं। ओपन ई नाम ये सबके लिए खुला है, मतलब ये उन सब में अच्छा है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ओपन ई वॉलेट केवल बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। तो ये वॉलेट किनके द्वारा जारी किया जाता है? बैंकों द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये बैंक खाते से सीधे जुड़ा होता है। ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो आप, पोस्ट मशीन पर भुगतान कर सकते हो, पीओएस, एटीएम से नकद निकाल सकते हो, याद रखेंगे। तो किस प्रकार के वॉलेट में आप नकद निकाल सकते हो रुपए? तो आप ओपन ई वॉलेट से निकाल सकते हो। व्यापारी को आप भुगतान भी कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण की बात करें डेबिट कार्ड आपका ओपन ई वॉलेट है, क्रेडिट कार्ड ओपन ई वॉलेट है, यूपीआई आधारित जितने भी ऐप्स हैं वो आपके ओपन ई आधारित हैं। नकद निकासी की सुविधा केवल ओपन ई वॉलेट में होती है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। क्या होती है इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग को नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। इंटरनेट बैंकिंग में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? इंटरनेट बैंकिंग से आप बैलेंस को चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी बिल का भुगतान कर सकते हैं, स्टेटमेंट आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, एफडी और आरडी आप खोल सकते हैं, है ना। उपयोग कैसे करें? इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जाता है? आपको बैंक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ऐतिहासिक प्रश्न देखें, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखें। क्या भारत में किस बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की, ये जाने इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने 1996 में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की, याद रखेंगे। तो भारत में सबसे पहले किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की? तो आप कहेंगे आईसीआईसीआई बैंक ने। ट्रिक कैसे करेंगे? आईसीआईसीआई में आई आ रहा है ना, तो आई से इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। आई से आईसीआईसीआई, इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत आईसीआईसीआई ने की, 1996 में की, याद रखेंगे। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1996 है तो वो ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके डेट ऑफ बर्थ में जब उसका जन्म का वर्ष हुआ तो उसमें इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत हुई, ऐसे भी याद रख सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। एटीएम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो एटीएम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म है।
यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है, एटीएम की बात करें, जिसकी मदद से बैंक ग्राहक डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और पिन का उपयोग करके 24 घंटे बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है बिना बैंक कर्मचारी की सहायता के। सरल शब्दों में कहें तो एटीएम आपका बैंक का छोटा रूप है जो मशीन के रूप में काम करता है। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ एटीएम की बात करें तो पहला एटीएम कब विकसित किया गया याद रखेंगे, 1967 में पहला एटीएम बनाया गया। और कहाँ पर? लंदन में। आविष्कारक की बात करें तो एटीएम के आविष्कारक की बात करें तो जॉन शेफर्ड वैरन द्वारा एटीएम को आविष्कार किया गया। जॉन शेफर्ड वैरन द्वारा एटीएम का आविष्कार किया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये आपका एटीएम कार्ड है। भारत में पहला एटीएम कब स्टार्ट हुआ, बना? 1987 में भारत में पहली बार एटीएम बना। किस बैंक ने किया, इंपॉर्टेंट है, एचएसबीसी बैंक द्वारा किया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड, ये भारत में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब एटीएम के प्रकार देखें। एटीएम तो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एटीएम के प्रकार देखें तो एटीएम मेनली 5 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ऑन साइट एटीएम। ऑन साइट एटीएम क्या होता है? ये बैंक शाखा के अंदर स्थित होते हैं। ऐसे एटीएम जो बैंक शाखा के अंदर स्थित होते हैं उसे ऑन साइट एटीएम कहा जाता है, इतना याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि ऑन साइट एटीएम क्या होते हैं? वो एटीएम जो बैंक शाखा के अंदर होते हैं, इन साइट या ऑन साइट भी बोल लें, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दूसरा होता है आपका ऑफ साइट एटीएम। ऑफ साइट एटीएम वो होते हैं जो किसी मॉल, रेलवे स्टेशन या पेट्रोल पंप आदि पर उपलब्ध होते हैं, आपके वो ऑफ साइट एटीएम होते हैं। समझ में आ रहा है क्या होते हैं एटीएम? ऑफ साइट एटीएम क्या होते हैं? मॉल, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप आदि इनके जो पास होते हैं वो आपके ऑफ साइट एटीएम होते हैं। वाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं, जिसे हम WLA भी बोलें, गैर बैंक कंपनियों द्वारा संचालित, इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं ना, ऐसे एटीएम भी होते हैं जो बैंक नहीं संचालित करती, बगैर बैंक के द्वारा, है ना। ऐसे एटीएम को वाइट लेवल एटीएम कहा जाता है, जैसे टाटा इंडिकस, हिटाची एटीएम, है ना, नंबर 1 एटीएम। ऐसे एटीएम क्या है? ये आपके वाइट लेवल एटीएम है जो बैंक द्वारा नहीं होते, गैर बैंक कंपनियों द्वारा संचालित होते हैं, वो आपके वाइट लेवल एटीएम होते हैं, याद रखेंगे। तीसरा है आपका, चौथा है आपका ब्राउन लेवल एटीएम क्या होते हैं? ब्राउन लेवल एटीएम वो होते हैं जो बैंक और थर्ड पार्टी मिलकर संचालन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये विशेषताएं याद रखेंगे, पूछा जाएगा, इससे डीप एटीएम के बारे में नहीं मिलेगा कहीं। तो ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है? बैंक प्लस थर्ड पार्टी मिलकर संचालन करते हैं ब्राउन लेवल एटीएम की। अब पाँचवा देखें, माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम क्या होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। ये आपकी EPS आधारित होते हैं, यानी कि आधार और बायोमेट्रिक आधारित होते हैं। AEPS के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एटीएम के प्रकार क्या होते हैं? अगर इनकी विशेषताएं पूछी जाए तो बता दोगे, मैचिंग में हो सकता है पूछा जाए, कर लोगे, ठीक है, याद करेंगे। अब हम देखते हैं जो एटीएम मशीन होती है उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एटीएम की बात करें तो हार्डवेयर देखेंगे और सॉफ्टवेयर देखेंगे। एटीएम मशीन में आप, अगर एटीएम मशीन में हम लोग पैसे निकालने जाते हैं तो आप वहाँ पर जो जो देखते हैं वो सब आपका हार्डवेयर होता है, जिसे आप टच कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर में आपके एटीएम मशीन में कार्ड रीडर होता है, कीपैड होता है जिससे हम लोग अपने ट्रांजैक्शन और पिन इन डालते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन दिखाई देती है, कैश डिस्पेंसर होता है, रसीद प्रिंटर होता है अंदर, कैमरा भी लगा होता है, CCTV लगा होता है ना। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि एटीएम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैंक सर्वर से कनेक्शन होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या है? एटीएम आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो एटीएम मशीन की बात करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनती है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एटीएम कार्ड क्या है। अभी तक तो हम लोग एटीएम मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। एटीएम कार्ड की अगर हम बात करें तो एटीएम कार्ड आपका क्या होता है? एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। एटीएम तो आपके पास भी होगा, प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जिसमें कितने नंबर होते हैं पूछा जाए तो 16 अंकों का एक कार्ड नंबर होता है। एटीएम में आपकी मैग्नेटिक ट्रिप लगी होती है या चिप लगी होती है, वैलिडिटी तिथि होती है, एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, CVV नंबर भी लिखा होता है, पिन नंबर भी होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका 4 अंकों का होता है, याद रखेंगे। और CVV आपका मोस्टली 3 नंबर का होता है, इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर है। ये आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड है आपका। एटीएम कैसे काम करता है? अगर हम ये स्टेप बाय स्टेप देखें तो एटीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं,
कार्ड एटीएम में डालते हैं, निकालना जानते हैं ना, एटीएम में कार्ड डाला, भाषा चुनी, पिन नंबर डाला, सेवा चुनी, आप कैश या बैलेंस क्या चाहते हैं वो देखा, बैंक सर्वर से सत्यापन होता है, पैसा निकालना या जानकारी दिखना, और आपको रसीद प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? एटीएम से मिलने वाली सेवाओं की बात करें तो आप बखूबी जानते हैं कि एटीएम से क्या क्या सेवाएं मिलती हैं। एटीएम से आप नगद निकासी निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, अपना पिन नंबर बदल सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, चेक बुक अनुरोध कर सकते हैं, बिल भुगतान कुछ एटीएम में आप कर सकते हैं। एटीएम इंपॉर्टेंट है, एटीएम पूरी तरह ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पर काम करता है, याद रखेंगे। एटीएम किस सिस्टम पर काम करता है? ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पर काम करता है, इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्लियर है? बढ़ते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट। एटीएम की कितनी लिमिट है? एक बार ट्रांजैक्शन एक दिन में कर सकते हो। तो नगद निकासी सीमा की अगर हम बात करें तो 20,000 से 50,000 रुपये तक होती है प्रतिदिन में, ये आपके बैंक पर निर्भर करता है। ठीक है। निःशुल्क ट्रांजैक्शन की बात करें तो आपके एक महीने में 5 ट्रांजैक्शन निःशुल्क होते हैं अन्य बैंक एटीएम पर। ठीक है। अन्य अगर आप किसी बैंक वाले एटीएम से, जैसे कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा से निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दूसरे एसबीआई, पीएनबी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एटीएम से निकालते हैं तो आप मैक्सिमम 5 तक निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपसे चार्ज पड़ेगा। ठीक है। एग्ज़ाम लाइन देखें एटीएम के बारे में। एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए पिन और ओटीपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, यूटीआर क्या होता है। यूटीआर की बात करें तो यूटीआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूटीआर की फुल फॉर्म में यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, याद रखेंगे। यूटीआर की फुल फॉर्म में यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, याद रखेंगे। ये होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये अगर हम देखें तो यूटीआर का मतलब अगेन यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है। ये एक यूनिक पहचान संख्या होती है। क्या है? ये एक यूनिक पहचान संख्या होती है जो किसी भी डिजिटल बैंकिंग लेन देन को पहचानने और ट्रैक करने के लिए उपयोग की जाती है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिजिटल बैंकिंग के लेन देन को पहचानने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? यूटीआर का किया जाता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो यूटीआर का मतलब है हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक आईडी नंबर। अब ये यूटीआर क्यों ज़रूरी है, अगर इस बात को हम समझें तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, फेल ट्रांजैक्शन ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पैसे ना पहुंचने की शिकायत करने के लिए, अगर आपके पैसे जहां पहुंचाना चाहते नहीं पहुंचाए और पैसा आपका कट गया है तो उसके लिए आपको शिकायत करना है तो आपको यूटीआर नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है। बैंक में शिकायत दर्ज कराने हेतु आपका यूटीआर ज़रूरी है। रिफंड की स्थिति जानना है तो आपको यूटीआर ज़रूरी है। एग्ज़ाम लाइन देखें तो यूटीआर नंबर के बिना ट्रांजैक्शन की पहचान संभव नहीं होती। समझ में आया कि यूटीआर के बिना आप ट्रांजैक्शन की पहचान ही नहीं कर सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें यूटीआर कहाँ जनरेट होता है, मतलब यूटीआर जो नंबर है वो किन किन जगह होता है, तो यूटीआर निम्न सेवाओं में जनरेट होता है। अगर आप एनईएफटी कर रहे हैं तो आपको यूटीआर नंबर मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एनईएफटी करने पर आपको यूटीआर नंबर मिलेगा। आरटीजीएस आप कर रहे हैं, ठीक है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट आप कर रहे हैं तो आपको यूटीआर नंबर मिलेगा, समझना। आईएमपीएस करने पर आपको यूटीआर नंबर मिलेगा। यूपीआई करने पर भी आपको यूटीआर नंबर मिलता है और इंटरनेट बैंकिंग पर भी आपको यूटीआर मिलता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एनईएफटी कर रहे हैं तो आपको यूटीआर नंबर मिलेगा। आरटीजीएस कर रहे हैं तो आपको यूटीआर नंबर मिलेगा। आईएमपीएस कर रहे हैं तो आपको यूटीआर नंबर मिलेगा और यूपीआई कर रहे हैं तो आपको यूटीआर नंबर मिलेगा और इंटरनेट बैंकिंग पर भी यूटीआर नंबर मिलता है। ये बात क्लियर हुई। यूटीआर नंबर भेजने वाले बैंक द्वारा बनाया जाता है। यूटीआर नंबर किनके द्वारा बनाया जाता है, तो अगर हम बात करें यूटीआर नंबर भेजने वाले बैंक रेमिटिंग बैंक द्वारा बनाया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि यूटीआर तो आपका एनईएफटी से भी मिलता है, आरटीजीएस से भी मिलता है और एमपीएस से मिलता है, यूपीआई से भी मिलता है। इन चीज़ों से यूटीआर नंबर मिलता है। तो यूटीआर के नंबर पूछे जाते हैं कि किस सेवा से नंबर का कितना अंक होता है, तो एनईएफटी का याद रखेंगे। एनईएफटी में यूटीआर नंबर के अंकों की संख्या 16 होती है।
आरटीजीएस में 22 करेक्टर होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आरटीजीएस में 22 करेक्टर होते हैं। आईएमपीएस में 12 से 15 अंक होते हैं और यूपीआई में 12 से 16 अंक होते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें, ये आपका क्या है, ये आपका यूपीआई नंबर है, ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह से ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यूटीआर कहाँ मिलता है, ये यूटीआर मिलता कहाँ है, इस बात की करें तो यूटीआर आपका बैंक स्टेटमेंट में मिलता है, एसएमएस और ईमेल अलर्ट में मिलता है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आप निकालेंगे तो वहाँ पर आप यूटीआर नंबर फाइंड कर सकते हैं। एसएमएस और ईमेल अलर्ट से भी आप यूटीआर ले सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से आप यूटीआर पता कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से आप यूटीआर पता कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्वेश्चन देखें, ये इंपॉर्टेंट है। यूटीआर बैंक स्टेटमेंट में रेफरेंस नंबर के रूप में दिखता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाएगा कि बैंक स्टेटमेंट में यूटीआर नंबर किस फॉर्म में दिखता है, तो यूटीआर बैंक स्टेटमेंट में रेफरेंस नंबर के रूप में दिखता है। रेफरेंस नंबर ही आपका यूटीआर होता है बैंक स्टेटमेंट में। बात क्लियर हुई। यूटीआर से क्या क्या जानकारी मिलती हैं, यूटीआर से आप क्या क्या जानकारी ले सकते हैं यूटीआर नंबर से, तो आप अपने ट्रांजैक्शन की स्टेटस देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आपका सक्सेस हुआ है, फेल हुआ या पेंडिंग में, ये आप यूटीआर नंबर से पता कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कब हुआ, ये आप यूटीआर नंबर से बता सकते हैं। कितनी राशि आपने ट्रांसफ़र की है, ये पता कर सकते हैं। भेजने और पाने वाले की बैंक की जानकारी पता कर सकते हैं यूटीआर से। तो यूटीआर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हैं। एग्ज़ाम टिप की बात करें तो बैंक शिकायत में हमेशा यूटीआर मांगा जाता है, ना कि ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक में कोई शिकायत कर रहे हैं तो आपसे यूटीआर नंबर मांगा जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि यूटीआर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें। यूटीआर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो हर ट्रांजैक्शन का यूटीआर अलग होता है। हर ट्रांजैक्शन का यूटीआर अलग होता है, इस बात को याद रखेंगे। दो ट्रांजैक्शन का यूटीआर कभी समान नहीं होता। यूटीआर हमेशा सुरक्षित रखें। गलत यूटीआर देने से शिकायत अस्वीकार हो सकती है। परीक्षा में पूछे जाने वाले वन लाइनर यूटीआर के संबंध में देखें तो यूटीआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इसका फुल फॉर्म है। यूटीआर ट्रांजैक्शन की पहचान करता है। एनईएफटी और आरटीजीएस में यूटीआर अनिवार्य होता है, इस बात को याद रखेंगे। यूटीआर बैंक द्वारा जनरेट किया जाता है। यूटीआर बिना ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं किया जा सकता, इस बात को याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं एनईएफटी क्या होता है। एनईएफटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म है। एनईएफटी का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। मतलब कहने का ये है कि एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसके द्वारा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में बैच के रूप में या बैच माध्यम में पैसा भेजा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एनईएफटी में पैसा जो जाता है वो एक बैच के रूप में जाता है, इस बात को याद रखेंगे। मतलब क्या है कि आरबीआई द्वारा ये संचालित होता है। एनईएफटी किसके द्वारा संचालित होता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसमें पैसा तुरंत तो नहीं जाता बल्कि हर 30 मिनट के बैच में जाता है, 30-30 मिनट के बैच में जाता है, ये बात याद रखेंगे। 24 घंटे सेवा उपलब्ध होती है। न्यूनतम और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं होती, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। शुरुआत इसकी नवंबर 2005 में। एग्ज़ाम लाइन देखें तो एनईएफटी में सेटलमेंट बैच के रूप में होता है। तो किस सिस्टम में पेमेंट जो है, सेटलमेंट जो है बैच के रूप में होता है, एनईएफटी में होता है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं आईएफएससी कोड क्या होता है। आईएफएससी कोड की फुल फॉर्म पूछी जाती है। आई से आपका इंडियन, एफ से आपका फाइनेंशियल, सी एस से आपका सिस्टम और सी से कोड, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसकी फुल फॉर्म में याद रखेंगे। आईएफएससी कितने अंकों का होता है ये आपसे पूछा जाए तो आईएफएससी आपका 11 अंकों का होता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं, यानी कि अक्षर और नंबर दोनों ही मिक्स होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड जानते हैं, उसमें नंबर भी होते हैं और संख्या मतलब अक्षर भी होते हैं और आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड भी होते हैं। हर बैंक शाखा की एक पहचान होती है। आईएफएससी कोड 11 अंकों का होता है, याद रखेंगे। आईएफएससी कोड के जो नंबर होते हैं उनकी संरचना देखें तो याद रखेंगे आईएफएससी के जो पहले 4 अक्षर होते हैं वो बैंक का नाम बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा SBI, फिर 00 ऐसे करके होता है ना। 5वां अक्षर 0 होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछा जाए कि आईएफएससी का 5वां अक्षर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, 0 होता है, 0 होता है। अंतिम 6 अक्षर किसको वर्णित करते हैं,
अंतिम 6 अक्षर जो हैं वो शाखा कोड को बताते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो SBI N 0001701, ये आपका क्या है, ये IFSC कोड है। कितने नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट का ये आपका नंबर है। पहले आपके 4 नंबर क्या करते हैं, बैंक को दर्शाते हैं। 5वां नंबर क्या होता है, ये 5th नंबर 0 होता है। और अंतिम नंबर जो 6 होते हैं वो शाखा कोड को दर्शाते हैं। क्लियर है। IFSC का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, IFSC का उपयोग NEFT में होता है, RTGS में, IMPS में होता है, इस बात को याद रखेंगे। और एग्जाम क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो IFS में 5वां करेक्टर हमेशा 0 होता है, इस बात को याद रखेंगे। ये वही बात लिखी हुई है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं RTGS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, याद रखेंगे। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट RTGS की फुल फॉर्म में याद रखेंगे। RTGS में होता क्या है, ये देखें। RTGS वह प्रणाली है जिसमें बड़ी राशि का लेन देन तुरंत होता है। तो किस प्रकार के सिस्टम में या सेटलमेंट में बहुत बड़े अमाउंट का लेन देन तुरंत हो जाता है, तो आप बताएंगे RTGS में होता है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट में होता है। RTGS की विशेषताएं देखें तो ये RBI द्वारा संचालित किया जाता है, याद रखेंगे। RTGS कौन संचालित करता है, RBI द्वारा किया जाता है, RBI द्वारा किया जाता है। इसमें पैसा तुरंत खाते में पहुंचता है। ग्रोथ सेटलमेंट यानी कि एक एक ट्रांजैक्शन के रूप में होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसकी सीमा राशि की बात करें तो न्यूनतम 2 लाख रुपए तक होने चाहिए। RTGS आप कर सकते हैं, मिनिमम 2 लाख रुपए का RTGS कर सकते हैं और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। एग्ज़ाम लाइन की बात करें तो RTGS का उपयोग उच्च मूल्य यानी कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार का सिस्टम का उपयोग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे RTGS रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं IMPS क्या होता है। IMPS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसकी फुल फॉर्म है। IM से इमीडिएट, P से पेमेंट और S से है आपका सर्विस। IMPS एक तत्काल फंड ट्रांसफ़र सेवा है जिससे मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटा 7 दिन पैसा भेजा जा सकता है। इसकी संचालक संस्था याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। IMPS को NPCI द्वारा किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मुख्य विशेषता की बात करें तो ये आपका रियल टाइम होता है, तत्काल पैसा भेजा जा सकता है, कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी में भी ये काम करता है, मतलब 24 घंटे काम करता रहता है। मोबाइल नंबर, अकाउंट या IFS से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। न्यूनतम राशि की बात करें तो न्यूनतम राशि आपकी कोई सीमा नहीं है, मिनिमम आप कितने रुपए भी भेज सकते हो IMPS से, लेकिन अधिकतम की बात करें तो 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करें तो IMPS तत्काल सेवा है जो NPCI द्वारा संचालित होती है, इतना तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो ये आपका सेशन ख़त्म हुआ। पूरा हमने आपको डिजिटल उपकरण जो थे पूरा सेटअप पढ़ा दिया जो इम्पोर्टेंट था। इससे रिलेटेड प्रश्न जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लंबा हो गया था, इस वजह से आज डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है इससे रिलेटेड MCQ फॉर्म में आएगा, उसको आप ज़रूर देखें, आपका बेहतर रिवीजन होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा पढ़ें, भले 2 बार में पढ़ लें, ईमानदारी से पढ़ते रहें और लगे रहें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।